तो मेरा नाम शीरीन है, मैं पीस विजिल के साथ काम करती हूँ और आप सबका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में मतलब मेंटल हेल्थ के बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीस विजिल शांति शिक्षा का काम करती है, पीस एजुकेशन का काम करती है और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लगातार अपने से जुड़े साथियों के लिए समय समय पर ट्रेनिंग्स मुहैया कराते रहें। आज हमारे रिसोर्स पर्सन हैं समीर डोसानी। आप में से ज्यादातर तो सभी समीर को जानते हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी उनका परिचय देने में। जो साथी नए हैं उन्हें बता दूं कि समीर पीस विजिल के सह निदेशक हैं। वो पेशे से हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच हैं, यानी वो लोगों का स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं। वो हेल्थ कोचेस एकेडमी यूनाइटेड किंगडम के सर्टिफाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच हैं। साथ ही समीर बहुत लंबे अरसे तक विश्व की बड़ी संस्थाओं जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक्शन एड इंटरनेशनल और ऑक्सफैम इंटरनेशनल के साथ स्वास्थ्य पॉलिसी और स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकार पर काम कर चुके हैं। समीर का मानना है कि हमारे स्वास्थ्य को हमारे समाज की समस्याओं से जोड़कर देखना जरूरी है। लोगों की बीमारियां कैसे वैक्यूम में रखकर नहीं समझी जा सकती हैं, इसको वो उजागर करते हैं, इसको दिखाते हैं कि वैक्यूम में रखकर लोगों की जो हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें नहीं समझा जा सकता। उनका ये भी मानना है कि दवाइयों का कारोबार यानी फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस लोगों के स्वास्थ्य को सही करने के साथ साथ अक्सर उन्हें दवाइयों पर निर्भर बना देता है। ऐसे में हम अपने शरीर को उस बिजनेस के हवाले कर देते हैं। अपने स्वास्थ्य को अपने हाथों में लेना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं या दवाई ना लें। इसका अर्थ है ये समझना कि हमारा शरीर कैसे चलता है, इसको किन चीजों की जरूरत है, कौन सी चीजें इसको नुकसान पहुंचाती हैं और कौन सी चीजों से रोगों को हटाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, ताकि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। मतलब अपने द्वारा जो प्राप्त किया गया ज्ञान है, नॉलेज है, हमें मिलती है, उसके ऊपर बेस करके, उस पर देखकर जो है हम निर्णय लें अपनी हेल्थ के बारे में। समीर अपने अध्ययन के क्षेत्र एंथ्रोपोलॉजी है उनका क्षेत्र, उसके जरिए इस बात को भी उजागर करते आए हैं कि पूंजीवाद के आने से हमारे आहार की पौष्टिकता और जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो हमारे जीने की जो जिस तरह से हम जीते हैं, उन दोनों में जीवन शैली की गुणवत्ता में बहुत गिरावट आई है। इसका नतीजा बीमारियों के इजाफे के तौर पर साफ दिखता है। इस जरूरी विषय पर भी कभी बेशक हम बात रखेंगे, पर आज हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले सभी साथी जो है हमारे यहाँ, उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वो बिना झिझक के ट्रेनिंग के बाद क्वेश्चंस पूछें, प्रश्न पूछें। अगर आप अपनी कोई पर्सनल बात नहीं शेयर करना चाहते, जनरल एक क्वेश्चन बना के पूछना चाहते हैं, वो भी पूछिए, पर शर्माइए नहीं। यहाँ पे हम सब एक दूसरे की जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, उसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम साथ जुड़े, तो झिझकिए मत। अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उस पर मेरा ईमेल एड्रेस है, उस पर आप ईमेल भेज दें, या फिर जो है आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएं। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं ये क्यों शेयर नहीं कर पा रही हूँ शेयर स्क्रीन। हाँ, ये हो गया है शेयर स्क्रीन। देखिए जी, तो देखिए नीचे यहाँ ईमेल एड्रेस मेरा दिया हुआ है shireen@peacevigil.net। इसको जो है आप इस पर ईमेल भेज सकते हैं, या नीचे वेबसाइट भी दी हुई है www.peacevigil.net। वहां जाकर भी आप देख सकते हैं कि हम क्या काम करते हैं, और उसके ही साथ अगर कोई सवाल है तो आप वहां भी पूछ सकते हैं। तो समीर डोसानी, अब मैं माइक आपको देती हूँ और आप जो है लोगों को आज की प्रेजेंटेशन दें। मैं अपना वीडियो हटा रही हूँ, पर मैं बीच में फिर से इसको शेयर कर लूंगी। जी, थैंक यू शीरीन, और सभी का स्वागत है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा टॉपिक है। हम सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझने की कोशिश करेंगे ताकि अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं।
सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे दिमाग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये हमारा सभी बॉडी ऑर्गन से कनेक्टेड होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस के जरिए। तो पहली बात ये है। दूसरी चीज़, हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है, ये आप कह लीजिए प्राइज सिस्टम या इनाम सिस्टम। ये हमें खुशी देता है, खुशी के हॉर्मोन्स के जरिए। हैप्पीनेस हॉर्मोन्स कहते हैं आम भाषा में। जब हम सिर्फ खुशी या आनंद वर्ड यूज करते हैं तो ये काफ़ी ब्रॉड मीनिंग में चला जाता है, काफ़ी व्यापक मीनिंग हो जाता है इसका। पर अगर आप इसे दिमाग के स्पेसिफिक हॉर्मोन्स के नज़रिए से देखेंगे तो आप प्रॉपर डिफरेंसेस देख पाएंगे। हर हैप्पीनेस हार्मोन का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे कि डोपामीन लत से, एडिक्शन से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, जब चूहों को डोपामीन पाने के लिए लेबोरेटरी में एक बटन दिया गया कि इसे दबाओ और आपको डोपामीन मिलेगी, तो वो बार बार उस बटन को दबाते रहते हैं। वो सोना, खाना सब भूल जाते हैं और एंड में वो मर जाते हैं। उनको इतनी एडिक्शन हो गई थी उस वक्त। लेकिन ये डोपामीन अगर सही रूप में इस्तेमाल हो तो वो लत नहीं बल्कि मोटिवेशन बन सकता है, मतलब हमारी प्रेरणा बन सकती है। तो जैसे डोपामीन की कमी जिन लोगों को होती है, उनको सुबह बिस्तर से उठने में बहुत मुश्किल होता है। जब हमारे सिस्टम में इनफ डोपामीन होता है तो हमारा उठना उठना का मन करता है, उठकर काम करने का मन करता है। हमारे पास कोई इंस्पिरेशन होता है, प्रेरणा होता है, हमें इनाम दिखता है, उसमें हमें रिवॉर्ड दिखते हैं। अच्छा, अब दूसरे हार्मोन है एंडोर्फिन्स। असल में इसके 20 अलग अलग टाइप है, और ये दर्द को कम करते हैं। एंडोर्फिन्स जो होते हैं वो एक्सरसाइज से संबंधित होता है, रिलेटेड होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी एंडोर्फिन्स छोड़ती है ब्लड में, मतलब एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं ताकि हम अपना काम, मतलब एक्सरसाइज पूरी कर सकें। मैं आपको मानवीय इतिहास को जो सफ़र है उसके ज़रिए समझाता हूँ थोड़ा सा। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इंसान हमेशा से शिकार करते थे खाने के लिए, और शिकार कोई आसान काम नहीं होता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है और जल्दी से रिजल्ट नहीं आते हैं, काफ़ी देर लगते हैं। जिन समुदायों के साथ मैं अफ्रीका में काम करता हूँ, उनको पूरा दिन एक शिकार करने में लग जाता है, कभी कभी तो एक दिन से ज़्यादा भी। अब आप इमेजिन करो कि इसमें शरीर को कितनी परेशानी होती होगी। तो नेचर ने क्या किया कि आप लंबे समय तक ये शारीरिक मेहनत करते रहो, जब तक आपको खाना नहीं मिल जाता है। नेचर ने आपको नेचुरल पेन किलर्स दे दिए आपकी बॉडी के अंदर, जो आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं। ये एंडोर्फिन होता है। एंडो माने अंदर, और अफीम के बीच से बने मोर्फिन, जैसे ओरफिन, तो बन गए एंडोर्फिन। ठीक है। अगला है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमारा ट्रस्ट हार्मोन है, विश्वास का हार्मोन। ये रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर प्रेम संबंधों के लिए। फिर आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन कुछ मायनों में डोपामीन का ऑपोजिट है, विपरीत है, उल्टा है। डोपामीन किसी चीज़ को हासिल करने के बारे में है, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है, कंटेंटमेंट की फीलिंग क्या, ये पर्याप्त है, मैं सेटिस्फाइड हुआ। तो जिन लोगों में बहुत सेरोटोनिन होता है, वो जहाँ होता है लाइफ में, उससे बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है, कंटेंट होते हैं। सेरोटोनिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी मोटिवेशन चली जाएगी सुबह बिस्तर से उठकर कुछ करने की। अच्छा, अब अगले स्लाइड होगा कि व्हाट इज मेंटल इलनेस। अब हम जानेंगे कि मेंटल इलनेस या मानसिक बीमारी क्या होता है। मानसिक बीमारी होता है कि जब किसी इंसान की सोच में या उसके बिहेवियर में डिसऑर्डर पैदा होता है, विकार हो जाए। इंडिया में 1 में से 7 इंसान को कभी ना कभी लाइफ टाइम में मेंटल इलनेस होती है। 1990 और 2017 के बीच में मानसिक बीमारी इंडिया में दोगुनी हो गए, डबल हो गए। यही ट्रेंड हम अमेरिका में भी देखते हैं, और कई दूसरे देशों में भी। अमेरिका में 5 में से 1 व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित होता है जीवन में एटलीस्ट एक बार। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मानसिक बीमारी के डायग्नोसिस में, वो है कि वो हमारे जो शारीरिक बीमारियां होती है, उनकी तरह डायग्नोज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को डायबिटीज़ है
तो उसका वजन बढ़ सकता है, उसमें नर्व पेन भी होता है, उसका कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये लक्षण है, सिम्टम है, ये साइंस है डायबिटीज होने के। पर डायबिटीज असल में तो ब्लड शुगर का गड़बड़ होने की बीमारी है, वो वेट भरने की या नर्व पेन की बीमारी नहीं है। ये सब सिम्टम्स है, लक्षण है, बीमारी असल में ब्लड शुगर की गड़बड़ी है। पर मानसिक बीमारी में लक्षण मतलब सिम्टम ही बीमारी है, कोई और तरीका नहीं है पता करने के लिए। तो अगर आप सारे टाइम बहुत चिंतित या वरीड महसूस करते हैं तो यही बीमारी है, उसको कहते हैं क्लिनिकल एंजाइटी। सिम्टम है बीमारी, डायग्नोसिस सिम्टम से ही होता है। तो इसको समझ पाना इतना आसान नहीं होता है जैसे कोई ब्लड टेस्ट करके पता चल जाता है। अब हम समझते हैं कि मानसिक बीमारी कैसे हो जाती है। एक शब्द में मैं अगर आपको बताऊं तो वो है ट्रॉमा, मतलब आघात। पर ट्रॉमा का मतलब सिर्फ कोई एक बुरी घटना नहीं होता है, ये किसी लंबे दौर से गुजरना हो सकता है, कुछ अनुभवों का कलेक्शन हो सकता है, एक लंबे समय ताकि कई ऐसे बातें होने जो अच्छी नहीं थी। मैं चाहूँगा कि शीरी आपके लिए इस संबंध में पीस विजुअल की आखिरी न्यूज़लेटर का हिस्सा पढ़े। शीरी, माइक आपको आपके पास है। जी जी, मैं पढ़ती हूँ जरूर। मुझे लोग देख सकते हैं, आई होप। जी, तो मैं आपको, जिन लोगों को न्यूज़लेटर मिल गया उन्होंने ये पढ़ा ही होगा, बट जिनको नहीं मिला है या फिर से वो जानना चाहते हैं कि उसमें क्या था, तो उसका मैं एक पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। समाज को बेहतर बनाने के संघर्षों से जुड़े ज्यादातर साथियों को अपने पैदाइश के परिवारों और समाज से विद्रोह करना पड़ा ताकि वो एक अलग राह पर चल सकें। पारिवारिक संबंधों का टूटना बड़े घाव छोड़ जाता है। साथ ही हमारे राजनीतिक सरोकारों की वजह से हमें अक्सर अपने काम की जगहों पर मानसिक शोषण का सामना करना पड़ता है, मतलब जो हमारे प्लेस ऑफ वर्क है वहां पर। समाज में भी कई लोगों द्वारा हमें बहिष्कृत किया जाता है या हमारी खिल्ली उड़ाई जाती है क्योंकि हम अलग बोलते हैं, अलग करते हैं। हमारे जीवन साथियों को और बच्चों को भी इस व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। अगर उन लोगों की संख्या कम हो, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंटली बोलती हूँ, अक्सर उन लोगों की संख्या कम ही होती है जो हम जैसा सोचते हैं और जिनके साथ हम अपनी परेशानियां साझा कर सकते हैं। इस सब के साथ ही कुछ और पुराने घाव अधिकतर सभी की जिंदगी में होते हैं। ये घाव वो हैं जो खासकर भारतीय समाज में अनदेखे किए जाते हैं। ये घाव हमारे बचपन और किशोरावस्था के बुरे अनुभवों के होते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों का यौन शोषण। पर किसी बुरी घटना हुए बिना भी इंसान प्रताड़ित हो सकता है, जैसे किसी को लगातार उसके रंग या वजन या नाक या आंख आदि चीजों पर ताने देना, या स्कूल में बुलिंग का शिकार होना, अभिभावकों द्वारा पीटा जाना या शिक्षकों द्वारा पीटा जाना, घर में प्यार न मिलना, उपेक्षित होने की फीलिंग होना, या बड़े होते समय परिवार के किसी सदस्य की शराब, जुए या ड्रग्स की लत से बाकी परिवारजनों को परेशानी होना, उन्हें उसे झेलना पड़ा। अभिभावकों में लगातार आपसी द्वेष हो, डिसरिस्पेक्ट हो या हिंसा हो, ये भी ट्रॉमा का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जिन घरों या मोहल्लों में पले बढ़े हैं उन जगहों की खास समस्याएं होती हैं, जैसे कपड़े बदलने की सामान्य क्रिया जो होती है वो कई लोगों को असुरक्षित फील कराती है क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं थी या इतने लोग थे आसपास कि वो कपड़े तक नहीं बदल पाते थे सुकून में। या आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल के आने जाने की जो रोजमर्रा की क्रिया है उसमें असामाजिक तत्वों से डरे रहना, उससे डर बैठ जाता है कि हम कहीं आते जाते नहीं क्योंकि हमें डर लगता है। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें स्थायी रूप से, मतलब परमानेंट रूप से परेशान कर सकती हैं, तो ये भी एक ट्रॉमा है। तो इसके बाद जो है मैं वापस समीर आपको माइक दे रही हूँ और मैं अपने आप को म्यूट कर। समीर, मैं प्रेजेंटेशन फिर से शेयर करती हूँ। हाँ, कर लीजिए प्लीज। और ये चीजें हमारे मानसिक बीमारी का कारण बन सकती है। असल में लगभग सभी लोगों को ट्रॉमा होता है, सबको उससे बीमारी हो ये जरूरी नहीं है, पर ट्रॉमा सबको ही लगभग होता है हमारे समाज में। जैसे समाज हमारा हुआ, जैसे समाज हमारा है उसमें ऐसा होना लाजमी है।
मैं हम सब से ये कहूँगा कि हम लोग को जो दुनिया को बदलने के काम में लगे हैं, इसको समझे कि हम भी इसमें शामिल हैं। हम सब ट्रॉमा के साथ जी रहे हैं। ये फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है, जैसे पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आप वहाँ थे, पर ज़्यादातर ये इमोशनल ट्रॉमा होता है जो हमें अपने माता पिता से या जिन लोगों के साथ हमने बचपन बिताए उनसे विरासत में मिलता है, और उनसे पहले उनके माता पिता से मिला है, यानी ये जनरेशनल ट्रॉमा है। कॉलोनियल या उपनिवेशिक सिस्टम और कैपिटल सिस्टम हमारे समाज को ऐसा बनाता है कि हम खुश और हेल्थी और आज़ाद इंसान के बजाय हम मशीन बन जाते हैं। ये इंसानी फितरत के लिए ट्रॉमा है। हम में से ज़्यादातर लोग ट्रॉमा में जी रहे हैं। फिर इसमें और चीज़ें जुड़ जाती है जो सिचुएशन को और बिगड़ देती है। पर जब तक हम ओरिजिनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इससे पहले कि हम कुछ स्किल्स सीखें अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, मैं बताता हूँ कि मानसिक बीमारी का इलाज दवाई से भी होता है और थेरेपी से भी होता है। दवाई जो होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करता है, और थेरेपी जो होती है वो उसमें थेरेपिस्ट आपकी बात सुनते हैं। हमारे समाज जो है वो उसमें अपने इमोशनल दर्द को किसी से शेयर करना आसान नहीं होता है। जिन लोगों की वजह से या जिन सिचुएशंस की वजह से हमें ट्रॉमा होता है, वो या तो चला गए होते हैं या उनसे बात करना संभव नहीं होता है, क्योंकि वो सुनता नहीं या नाराज हो जाता है। किसी बात को निपटाने का तरीका फिर यही होता है कि जगाड़ लो या बोलना छोड़ दो। पर अपना इमोशन को शेयर करने के लिए अगर बात करना चाहो तो बहुत कम मौके होते हैं, और इनको हमारे परिवार वाले सीरियसली नहीं लेते या इनका ईगो सामने आ जाते हैं। फिर आप किससे बात करेंगे। अपनी हर बात सबको बताना मुश्किल होता है। ऐसे में थेरेपिस्ट बहुत ज़रूरी है, या आपका कोई साथी जो समझदार हो, उसे नॉलेज हो कि किसी को सुनना कितना ज़रूरी है। थेरेपी का मेन काम ही है कि कोई आपको पूरी तरह सुन रहे हैं। तो अगली स्लाइड होगा कि सबसे पहले ज़रूरी काम ही कि हम नई रिसर्च पे हमेशा ध्यान दें कि क्या हो रहे हैं मानसिक बीमारी को सही करने के एरिया में। तो हम सबसे लेटेस्ट रिसर्च से आज बात समझेंगे। आमतौर पर जब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा फास्ट मेटाबॉलिज्म है कि स्लो मेटाबॉलिज्म है, हम वजन कितने भरते हैं, और ये सब भी है, मगर वो इसका मतलब नहीं है। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है, प्रक्रिया है हमारी बॉडी में जो खाना और पानी को एनर्जी या ऊर्जा में बदलता है। अब इसी को आप ब्रेन के रिलेशन में देखें। ब्रेन जब अपनी एनर्जी को सही तरह से नहीं बना पाते तो वो बीमारी में बदल जाते हैं। अगर आपको मौका लगे तो आप एक क्रिस पामर करके है, वो हार्वर्ड से है, यूएस का है। इनका एक नई किताब आ गया, ब्रेन एनर्जी, वो पढ़ लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि ट्रॉमा या आघात मानसिक बीमारी का कारण है, लेकिन हम मानसिक बीमारी वाली रोगियों में जो देखते हैं सभी प्रकार की मानसिक बीमारी, कम से कम गंभीर से लेकर सबसे गंभीर, वो ये है उन्हें मेटाबॉलिज्म की बीमारियों से पीड़ित होने की अधिक संभावना होती है। इसका मतलब डायबिटीज और मोटापा है, और कुछ केसेस में कैंसर या हार्ट डिजीज या अल्जाइमर, ये सब जुड़े हुए हैं। उसके बहुत से कारण हो सकता है। सबसे आम इंसुलिन प्रतिरोध है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो डायबिटीज का मूल कारण भी है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें चल रहे होते। मैं यहाँ सभी डिटेल्स में नहीं जा सकता, लेकिन एक बार जब हम समझ जाते हैं कि ये मूल रूप से एक ऊर्जा असंतुलन, मतलब एनर्जी इम्बैलेंस के बारे में है, तो हम जीवन शैली या लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव कराना शुरू कर सकते हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य में बहुत सुधार लाएंगे। तो सबसे पहले टिप जो मैं आपको दूंगा, उसके बारे में आप गेस कर लीजिए। कोई बता सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन शैली में हम क्या चेंज ला सकते हैं।
समीर, इसमें एक चीज मैं बस रिइटरेट करना चाहूंगी, हमारे साथी समझ गए होंगे कि जो हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, आप यस प्लीज, जैसे समीर ने कहा, चैट का फंक्शन जरूर इस्तेमाल करें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। तो मेटाबॉलिज्म जो ये समीर ने समझाया वो यही है कि जब हमारी शरीर में जो हमें रिसोर्सेज होते हैं उनको हम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, ऊर्जा में नहीं ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, चाहे वो हमारा दिमाग हो चाहे हमारा शरीर हो, तो उससे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और दिमागी जो हमारी हेल्थ है वो उसी पर निर्भर करती है। तो अब दूसरी ये सवाल समीर ने आपसे पूछा है कि वो आपको टिप्स देने वाले हैं अब मेंटल हेल्थ के बारे में कि आप अपना मानसिक स्वास्थ्य कैसे बेहतर बनाएं। तो उनका पूछना है आपसे सबसे पहला प्रश्न कि ये बताएं, आपको क्या लगता है कि सबसे पहली चीज क्या कर सकते हैं, आप गेस करें। सबसे पहले तो ये आएगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज या वर्जिश सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के। पर ये सोचना गलत है कि बस हम जोर जोर से भागे या बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने लगे। दिन में करीबन 30 मिनट मध्यम इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करें, यानी आप वॉक भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा हल्का सा जॉगिंग कर सकते हैं। असल में जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कर लीजिए, और उसमें अगर एक थोड़ा सा खेल का एलिमेंट भी आ सकते हैं। ऐसा खेल नहीं है कि आप क्रिकेट खेले या फुटबॉल खेले, ये भी हो सकते हैं, मगर उसमें मज़ा आना चाहिए। और वो हर रोज़ 20 मिनट से लेके 40 मिनट तक अगर आप करेंगे तो मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदा है। तो ये एक्सरसाइज हो गया या वर्जिश। दूसरा पॉइंट ये होगा कि खाना पीने। अब हम भोजन के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि हम बहुत अजीब माहौल में जी रहे हैं, जो इंसानी हिस्ट्री में बहुत नहीं आए। हमें खाना आसानी से मिल जाता है, हमारे पास फ्रिज है, सुपरमार्केट है, इंटरनेट है, जिससे हमें फटाफट खाना मिल जाते हैं। हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कभी नहीं था, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हम क्या खा रहे हैं। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन का मेन कारण है कि हम क्या खा रहे हैं। चीनी खास तौर पर सबसे खराबी है हमारे लिए। जब हमारे खून में शुगर लेवल लंबे समय तक हाई रहते हैं तो बॉडी उससे कैसे एडजस्ट करेंगे, वो इंसुलिन लेवल को दबा जाते हैं। जब हमारे इंसुलिन लेवल लगातार रहते हैं हाई, तो बड़ी समस्याएं हो जाती है। इंसुलिन स्टोरेज का काम करते हैं, शुगर की स्टोरेज करते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए मैंने जलेबी खाए, मैंने पकौड़ा खाए, मैंने चावल खाया, मैंने वो कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट खाया। वो कार्बोहाइड्रेट जो है, मान लीजिए चावल खाए, मान लीजिए मैंने 100 ग्राम चावल खाया, आपके शरीर में 1 स्पून यानी 1 चम्मच शुगर अगर ज्यादा बढ़ते, अगर 1 चम्मच से 2 चम्मच बढ़ जाते, तो आप मर जाओगे। बहुत ज्यादा, बहुत खतरनाक चीज हो जाता है। या मान लीजिए 2 नहीं, मान लीजिए 5, और आपने अभी 20 खाए राइस में। तो क्या है, एक हार्मोन है, हमने वो हैप्पीनेस हार्मोन्स के बारे में बात किया, एक और हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन का काम यह है कि आप सोचिए कि आपका कमरे में एक सूटकेस है, और सोचिए कि उस कमरे में अलग अलग कपड़े हैं। वो कपड़े मान लीजिए वो शुगर मॉलिक्यूल है, और इंसुलिन वो मान लीजिए आपका कोई क्लीनर है, आपका कोई डोमेस्टिक वर्कर है। इनका कोई और काम नहीं है, इनको नहीं पता कि वो कपड़े कहाँ रखना है, क्या कहाँ से रखना है। इनको बस यही पता है कि भाई वो सूटकेस के अंदर ही जाना है, क्योंकि ये सब बहुत गंदा लगता है, समझे? तो वो सूटकेस भराते रहते। सूटकेस आपका सेल्स हो गया, आपका कोई से भी सेल, तो वो शुगर अंदर डाल रहे। और जब तक इंसुलिन हाई है, यानी जब तक वो डोमेस्टिक वर्कर है और वो कपड़े भर रहे उस सूटकेस में, तो वो कभी ठीक से सफाई नहीं हो सकता। क्योंकि इंसुलिन का काम यह है कि वो स्टोरेज में ले आते, स्टोरेज से बाहर नहीं निकल जाते हैं। आप समझे? तो शीनी, आप इसके बारे कुछ और बताना चाहेंगे, या मैंने सही बताया? नहीं, आई थिंक ये बड़ी अच्छी, बड़ी मजेदार तरीके से आपने समझाया है, मुझे तो काफी अच्छे से समझ में आया। पर बेसिकली जो हम ये कह रहे हैं वो ये है कि सूटकेस एक सेल है, और जो कपड़े आपके कमरे में फैले हुए हैं वो सारी आपकी शुगर्स हैं, और शुगर जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट में भी होती है। तो जैसे आटा, चावल और बेसन
और साथ साथ में आपकी चीनी की चीजें जो भी आपने खाई हैं वो सब फैलारा मचा हुआ है। और इसको जो है बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि बॉडी के लिए ये एक तरह से टॉक्सिक है, ये जहर है। तो बॉडी इसको सेल में डालती है, इसको स्टोर करती है ताकि हम इसे इस्तेमाल कर सकें, पर ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कपड़े हो जाते हैं, उनको हम ठूसते जाते हैं सूटकेस में, और फिर वो सूटकेस बंद भी नहीं होता, और फिर वो हमारे ब्लड में फैल जाती है वो शुगर, सही और बात हम है, उससे बीमार हो जाते हैं। मैंने बिल्कुल सही सही बात है, कहा जी? बिल्कुल सही कहा। और खैर मगर सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि जो जहर है खून में, वो असल में चीनी है, और वो बहुत जहरीली चीज़ है। अगर वो ज़्यादा खाता है तो मतलब इंसान मर भी जाता है, अगर वो इंसुलिन नहीं होता है तो, समझे? सर, एक ही बात बताएं कि बहुत बार ऐसा होता है, मैं भी जब बातचीत करती हूँ लोगों से, तो लोग सोचते हैं चीनी एक कोई अलग चीज है, मतलब जैसे जो हम चीनी, सफेद चीनी या हनी या ये डालते हैं वो तो चीनी हो गई, और कार्बोहाइड्रेट अलग हो गए, बट कार्बोहाइड्रेट ही तो शुगर है ना। जी जी, ये बिल्कुल बता दें बिल्कुल प्लीज थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, असल में इसका सिर्फ ये है कि उसका लेंथ अलग है। वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी काफ़ी सारे शुगर मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े हुए हैं, और उसको आप कह देंगे कोई गेहूं का मॉलिक्यूल, आटा का मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ, या राइस का मॉलिक्यूल। अगर छोटा होता है तब वो ग्लूकोस या सुक्रोस या फ्रक्टोस, यानी वो तो जो असली शुगर्स होते हैं। मगर वो असली शुगर जो है और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो सब चीनी बन जाते हैं खून में, क्योंकि आपके बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करते, उसको छोटा छोटा शुगर बना के फिर वो हजम हो जाता है। समझे? जी सर, थैंक यू। ओके। अब सवाल उठते हैं कि हम क्या खाएं। अगर आपको लगता है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है और आप इसे बना रखेंगे चाहते हैं, तो आप बस अपने कार्बोहाइड्रेट को कम कर लें। ये एक तरीका है। सिंपल शब्दों में कहो तो अपना खाने में चीनी, रोटी और चावल, ब्रेड और बेसन या किसी भी अनाज की मात्रा को सीमित कर दें, यानी एक लिमिट होना चाहिए ना। लेकिन अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं, तो आपको निश्चित रूप से इन खाने के चीज़ों को हटाना होगा पूर्ण रूप से। जैसे फिर से बता रहा हूँ, चीनी, रोटी, ब्रेड, चावल, बेसन की चीज़ें, आलू, चिप्स, मक्का मतलब कॉर्न, पास्ता, ये सब चीज़। आप रिसर्च करें और आपको लिस्ट मिलेंगे कि किन चीज़ों में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। उस लिस्ट को चिपका ले रसोई घर में या कहीं भी जहां आपका ध्यान दे जान जाए। आपको इन्हें नहीं खाना है। और असल में इसका डाइट है, जब आप वो रिप्लेस करेंगे, मैं बताऊँ, अगर आप कार्बोहाइड्रेट लो करेंगे तो फिर आपको डाइटरी फैट को बढ़ाना होगा, क्योंकि असल में सिर्फ तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं इंग्लिश में। यानी सारे जो खाना है वो तीन कैटेगरीज में आएगा। एक कार्बोहाइड्रेट यानी आपका शुगर, एक प्रोटीन, और तीसरा है फैट्स। तो वो जो लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट डाइट, उसका नाम है कीटोजेनिक डाइट। काफ़ी सारे स्टडीज हुआ कि ये सारे जो मेंटल बीमारी जो भी है, वो कीटोजेनिक डाइट से आप उसको सुधर सकते हैं। बहुत सारे फायदा होता है उसका। अम, आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले मिर्गी की बीमारी से निपटाने के लिए लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट डाइट की शुरुआत हुई थी। आज उसे बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया इत्यादि बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये वो कीटोजेनिक डाइट जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। स्किन की प्रॉब्लम्स में फ़ायदा होता है, डायबिटीज़ में तो होता ही है। जैसे हमने देखा पहले, ये समस्याएं मेटाबॉलिज्म की है। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा चीनी है तो जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं, तो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए चीनी और हर वो चीज़ जिसमें चीनी के लक्षण है, जैसे आटा, उसको बहुत बहुत लिमिट कर देना चाहिए। जैसे मैंने बताया, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल टिप्स दे सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए आप वेजिटेरियन हो, तो सबसे शायद ज़रूरी होगा वो पनीर आपके लिए। और अगर आप अंडा ऐड कर सकते हैं, अगर आप अंडे लेते तो वो भी। और उस सब में अगर आप घी में पकाओगे तो फैट्स भी अच्छा मिलेगा। और अगर आप नॉन वेज खाते तो और भी अच्छा है, क्योंकि फिर तो बहुत आसान है। आप चिकन खा लीजिए, मटन खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, मगर वो रोटी जो है और चावल बिल्कुल कम या ना के बराबर अगर आप रख सकते तो फ़ायदा होगा।
समीर और जी, इसमें एक सवाल आया है कि घी के अलावा और कौन सा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं? असल में जो स्टडीज जिनके बारे में बात कर रहे हो, तो इसमें हम एक डिस्टिंक्शन लाना पड़ेगा कि जो रिसर्च कहते हैं और जो मेरे खुद का राय है। जो रिसर्च कहते हैं कि आप कोई से भी फैट इस्तेमाल कर लीजिए इसके लिए, यानी जो कनोला ऑयल, आप ऑलिव ऑयल, आप कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए। मगर मेरे राय थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे वो जो कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफोला, ये सब जो चीज़ है, उसमें एक तेल है जो बहुत जल्दी खराब होता है, और ख़राब होते हैं तो वो और दूसरा नुकसान कर सकते हैं मेरे राय में। तो मेरे राय में जो सबसे अच्छा होगा कि घी या बटर या ऑलिव ऑयल अगर मिल सकते हैं सही वाला। या तो हिंदुस्तान में एक तरीका है कि आप अपना अनाज ले लो, आपने मान लीजिए आपने अपना तिल की अनाज वहाँ दे दिया या बीज दे दिया, और वो आपके सामने वो तेल बनाओगे। अगर वो कर सकते और वो करीबन 4-6 हफ्ते में इस्तेमाल हो सकता, वो भी बहुत बढ़िया है। मगर सबसे सेफ मेरे ख्याल में है घी। तो ये तिल के अलावा जो है सरसों का तेल अगर ताजा मिल रहा है जो 4-5 हफ्ते में खत्म आप कर सकें, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या सर? मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, जब मैंने वो फ्रेश वाला सरसों का तेल खाया खुद, वो बहुत कड़वी होता है। बंगाल में होता है, तो अगर आपने इस्तेमाल करना, आपकी कल्चर में से हिस्सा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मगर मैं कहूँगा कि उसके साथ साथ भी घी लेना ज़रूरी नहीं, मगर अच्छा रहेगा अगर आप ले सकते तो। ठीक ओके है। सर। अम, अच्छा, तो ये समझने के बाद अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। यदि आप अपना मानसिक स्वास्थ्य को बर्बाद करना चाहते हैं, मानिए अगर आपको पूरा बर्बाद करना आपका मेंटल हेल्थ को, तो फिर वो आप कैसे करोगे? क्या 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 तरीका हो सकता है, कोई बता सकते हैं? तो अगर आपने अपना मानसिक स्वास्थ्य को वो बर्बाद करना है, वो ये है कि आप 1-2 दिन तक सोए मत। अगर आप सही से नहीं सोएंगे तो आपका दिमाग कैसे अच्छा काम करेगा? सोते समय दिमाग बहुत सी ऐसे चीजें करते हैं जो हमारी मानसिक और शारीरिक हेल्थ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। संक्षिप्त में कहूँ तो सोते समय हमारे ब्रेन नई जानकारी को स्टोर करते हैं, जहरीली कचरे को बाहर फेंकते हैं, जो सेल डैमेज होता है उन्हें सही करते हैं, ज़रूरी प्रोटीन और हार्मोन खून में छोड़ते हैं। अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे तो ये काम ठीक से नहीं होंगे। एक सिंपल तरीका से समझिए। एक दिन जब हम पूरी नींद नहीं लेते तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता है, और अगर हम लगातार 2 रात बिना नींद के चलते हैं तो हमें ठीक से सोचने में भी परेशानी होती है। ये शायद हम सबको हुआ है 1-2 बार लाइफ में, उससे ज़्यादा भी, है ना? ये सबको पता होता है। तो हमें अच्छी नींद लेनी है। वो कैसे? तो पहली बात यह है कि हर रात एक ही समय पर सोने की कोशिश करें, यानी आपका बेड टाइम हो। जैसे जब हम छोटे थे या जब हमारे बच्चे हैं, हम कहते थे बेटा आपने 9 बजे 10 बजे आपने सोना है। तो हम अपने आप को भी बोलना चाहिए कि भाई हमें इस वक्त को सोना चाहिए। और सोने से कम से कम 30 मिनट या 1 घंटा पहले आप अपना फ़ोन और कंप्यूटर और ये सब आप सारे स्क्रीन्स को दूर रखते हैं। यानी कुछ लोग बिस्तर पर भी अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मत कीजिए अगर नहीं कर सकते तो। सुबह उठने की 30 मिनट के बेहतर कुछ सीधी धूप लेने की कोशिश करें, क्योंकि धूप जो है, सनलाइट जो है, वो हमारे इंटरनल क्लॉक को रीसेट करते हैं। वो हमें बताते हैं कि अब सुबह आ गया, अब मुझे जगना है। और अगर ठीक से जगते हैं तो फिर रात को ठीक से सोएंगे। ठीक है। और इसी से जुड़ा है एक हमारा अगला टिप, वो लाइट एंड डार्कनेस या रोशनी और अंधेरा। ह्यूमन हिस्ट्री में केवल एक चीज रोशनी का सोर्स था, और वो था सूरज। पिछले 15 लाख सालों में इंसानों ने भी आग को इस्तेमाल करने का तरह तरह की तरीके निकाले। लेकिन अगर देखें तो हमारी पूरी हिस्ट्री में पिछली सिर्फ 150 साल को छोड़कर हम सूरज ढलने से उगने तक मोस्टली डार्कनेस में रहते थे। थोड़ी बहुत रोशनी होती थी, पर जब तक लाइट बल्ब नहीं आए, वो करीबन 100-150 साल पहले, तो ज्यादा अंधेरा ही होता था शाम को, और जब तक सूरज नहीं आ जाता था। अब तो कई बार शाम को ये लगता ही नहीं कि रात हो गए है। एलईडी लाइट से हमारे टेलीविजन है, कंप्यूटर है, जगमगाते हैं, एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स भी है, फ्लड लाइट्स भी है।
ये हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर सकते हैं। दिन सारे टाइम चल रहे, वो हमारी दिमाग सोचा कि ये कैसे दिन सारे टाइम चल सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिन के दौरान कुछ समय बाहर बिताने की कोशिश करें। आपकी स्किन पर धूप पड़ना मूड के लिए अच्छा है। ये विटामिन डी भी देते हैं जो बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छा है। और शाम के समय फ़ोन और कंप्यूटर को दूर रखने की कोशिश करें। अपनी रोशनी कम करें, या यदि आप कर सकते हैं तो लाल रंग की लाइट या बत्ती को उपयोग करें। ये लाल लाइट जो है वो फायर लाइट को थोड़ा सा इमिटेट करते हैं, और मतलब 15 लाख साल से हमारे पास फायर लाइट है। और फायर लाइट में इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, मगर जब वो रेड लाइट दिखते ना, तो हमारे दिमाग को ये समझते हैं कि अभी सोने का समय आ रहे, सोने का तैयारी करते हैं। समीर, इसमें आपने जो पिछली ट्रेनिंग हुई थी अंग्रेजी में, उसमें समझाया था कि पहले हम रात को सिर्फ हमारे पास आग ही होती थी थोड़ी बहुत बिल्कुल रोशनी देने के लिए, और उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेड होते हैं, उसको रेड लाइट कहते हैं। बिल्कुल बल्कि जो हम दिन में लाइटें यूज कर रहे हैं ज्यादातर उसको ब्लू लाइट कहते हैं। हालांकि वो ब्लू नहीं होती है, मगर मतलब वो ब्लू होती है, केमिकल जो उसकी कॉम्पोजिशन होती होगी, मगर वो दिखने में हमें बहुत ब्राइट वाइट लगती है। तो अगर सही सही हमें सही। रात में काम करना है तो हमें रेड लाइट वाली चीजों को अपने कमरे में, जैसे रेड लाइट वाली कोई रोशनी हुई, या जो घड़ी होती है अगर वो लाल वाली होती है, उससे हमें फीलिंग आती है अंदर कि आग है हमारे पास, जो कि बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल है सुबह की रोशनी से। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपको रात में कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है, जैसे कुछ लोगों को करना पड़ता है, मुझे भी कई बार करना पड़ता है, तो वो एक ब्लू लाइट ब्लॉकिंग चश्मा आप खरीद सकते हैं। इसके बारे में पता करिए। मैंने अमेजोन इंडिया पे देखा, वो 300 400 600 रुपए में मिल रहे थे, इतना महंगा भी नहीं है। तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, हम अगले स्लाइड में जाएंगे अब, जो हॉट एंड कोल्ड एक्सपोजर के बारे है। अम, ये बात अजीब लग सकते हैं, पर थोड़ी अनकंफर्टेबल गर्मी और थोड़ी अनकंफर्टेबल ठंड से फायदे होने पर काफ़ी रिसर्च हुई है। बहुत अच्छी मात्रा में हमारे पास डाटा है कि सोना में समय समय बिताने की बहुत फ़ायदे होते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। पर सोना तो महंगा है और आसानी से मिलता भी नहीं है। तो एक बहुत आसान तरीका है कि आप हॉट एंड कोल्ड एक्सपोजर कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग गुनगुने से पानी से नहाते हैं। जब आप नहा लें तो लास्ट में ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी अपने पर डालें। रिसर्च पे से पता चलते हैं कि 1 मिनट से भी कम समय में इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत फायदेमंद असर पड़ सकता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और हम इतने डिटेल में नहीं बता सकते सब। अगर आप बाद में प्रश्न हो तो प्लीज़ आप बताएंगे। अब हम दो चीज़ों के बारे में एक स्लाइड पर बात करेंगे क्योंकि समय थोड़ा कम है। डिटेल में जाना मुश्किल है, पर ये ज़रूरी पॉइंट्स है। पहले तो ये है कि स्वास्थ्य दिमाग के लिए स्वास्थ्य रिलेशंस रखना ज़रूरी है। इसका मतलब सिर्फ रोमांटिक रिलेशंस नहीं है, इसका मतलब है फ्रेंड्स का होना भी है। बहुत से फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए जिन पर आप भरोसा कर सके, आप ट्रस्ट कर सके। पुरुषों के लिए आमतौर पर ये पुरुषों के समूह होना चाहिए, और महिलाओं के लिए तो महिलाओं का। मेन चीज़ है कि आप इन दोस्तों पर भरोसा कर सके और वो आपके समझते हो। आप उनसे ठीक से डिटेल बात कर सके, सिर्फ हेलो हाय नहीं। हाँ, अकेलेपन पर बहुत रिसर्च हुई है। इसका एक असर सिर्फ दिमागी हेल्थ पर ही नहीं बल्कि शारीरिक हेल्थ पर भी पड़ता है। तो दोस्त ढूंढे जिनसे आप खुलकर बात कर सके और उन पर ट्रस्ट कर सके, ये भी एक चीज़ है। अगर आपके पास ऐसे दोस्त ऑलरेडी है तो उन दोस्तों को, फ्रेंडशिप्स को मजबूत रखे। मिलकर एक्टिविटीज करें साथ में जिसमें आप सबको मजा आए। और अब हम आते हैं फॉरेस्ट बात, यानी वन स्नान। ये जो टर्म है एक जापानीज रिसर्च से आते हैं। उसका बेसिक पॉइंट है कि नेचर के साथ समय ज़रूर बिताएं। हफ्ते में कम से कम 1-2 घंटे आप नेचर में पक्का बिताएं। याद रहे कि हम नेचर का हिस्सा है। कैपिटलिज्म ने जिस तरह का जीवन बना दिया लोगों के लिए, उसमें हम नेचर से दूर हो जाते हैं।
बंद कमरों में रहते हैं, ज़्यादातर गाड़ी में आते जाते, कंक्रीट जंगल ही है ना, वो दिखता है। आपको तरीके ढूंढने हैं कि आप नेचर के साथ समय बिताए। अगर आप गार्डनिंग कर सकते हैं तो करें, किसी अच्छी हरी भरी जगह का खुला एरिया में जा सकते हैं तो जाइए। इससे आप ज़रूर अपनी मानसिक दशा में फ़र्क देखेंगे। और अगले स्लाइड हम आएंगे, वो हम सब करेंगे थोड़ा एक्सरसाइजेस। ये है सांस के बारे, और ये एक बहुत पावरफुल टूल है। सांस जो है वो एक इतनी पावरफुल टूल है आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए कि आप हैरान हो जाएंगे जब आप इसे इस्तेमाल करना सीख लेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम तो आप सबको पता है, हमने पहले में बताया। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसका हिस्सा है। ये वो चीज़ जो अपने आप काम करते हैं, हमें इसके बारे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक है। फॉर एग्जांपल, हमारे सोचे बिना हमारा दिल अपने आप धड़कता है, हमारा लिवर अपने आप काम करते हैं, हमें उसके बारे कुछ सोचना नहीं ना। इसमें सांस बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि सांस ऑटोमेटिक होते हैं पर फिर भी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम ध्यान देते तो। और यही वजह है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदे के हथियार बन सकते हैं। अब इसे हमें कैसे समझना है। हमारे नर्वस सिस्टम में दो स्टेज या स्थितियां होती हैं। एक होती है सिंपैथेटिक स्टेट और दूसरी होती है पैरासिम्पैथेटिक स्टेट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझाने, मगर एक बार इसे समझ गए तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। श्रीनी, आप इसे समझाइए प्लीज, माइक आपके पास है। जी। इसमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए हमने ये एक डायग्राम लगा दिया है। इसकी डिटेल में तो हम नहीं जा पाएंगे, मगर बेसिकली इसमें दो चीज समझने की जरूरत है कि जैसे मान लीजिए शेर आपके पास, शेर आप शिकार कर रहे हैं। आप सोचिए, आज से मान लीजिए कुछ हजार साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो शिकार कर रहे हैं। अब शिकार करते करते अचानक से शेर आता है, एकदम से हमें दिखता है। तो हमारे तीन रिस्पॉन्स हो सकते हैं। या तो हम इतने घबरा जाएं, शॉक हो जाएं कि हम बिल्कुल ही फ्रीज हो जाएं, जिसको हम कहते हैं कि हम फ्रीज हो गए, स्टैचू बन गए। तो एक तो वो रिस्पॉन्स हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हम वहां से भागे, दुम दबा के हम भागे। अच्छा, तीसरा, अगर आप फंसी गए उसमें, तो अब हम शेर से फाइट करें। तो फाइट, फ्लाइट या फ्रीज, ये तीन रिस्पॉन्स हमारे हो सकते हैं। अब ये जो तीन रिस्पॉन्स हमारे हैं वो हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू आते हैं। कि किसी ने मान लो हमें ऐसा हाथ उठा, हमने यूं उसको रोका थप्पड़ मारते हुए, जैसा कि मैंने बताया कि शेर आया, उससे निपटने के हमारे जो तरीके हैं वो हो गया हमारा सिंपैथेटिक नर्व। तो ये जो रिस्पॉन्स है, ये तब होते हैं जब हमारे पे कोई आफत आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो उससे फाइट करने के लिए, कोई कोई हमारे पे आघात होने वाला हो, तो उससे फाइट करने वाले, ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया। जो पैरासिम्पैथेटिक है वो है जो आम तौर पर चलता है। मतलब कि जो हमारी रोजमर्रा की चीजें, जब हम नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, रिलैक्स्ड लाइफ, जब हमारे पे कोई टेंशन, कोई जो है क्राइसिस जिसको हम कहते हैं, वो नहीं होती है, तो जैसे कि हमारी पाचन की क्रियाएं, मतलब डाइजेशन हो गया, या आप हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पका रहे हैं, चल रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, आ रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल जो हमारी लाइफ की क्रियाएं होती हैं बिना क्राइसिस के, उनको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। तो ये दो चीजें हैं। समीर, आशा है कि मैंने सही समझाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये इमेजिन करें कि अगर आप हर समय टेंशन में है या आप ज्यादातर एंग्शियस रहते हैं, तो आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? आपका सिंपैथेटिक सिस्टम ना। आपकी बॉडी रिलैक्स होकर वो सारी चीजें नहीं कर पाएगी जो उसे नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए करना है। आप बीमार होने लगेंगे। पुराने जमाने में शेर जैसे चीज होता था, अभी अभी भी है मगर थोड़ा कम दिखता है ना। यानी कुछ थ्रेट्स होता है, खतरा होता है, जिससे बचाने के लिए हमें अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ा था। मगर आजकल के ज़माने में शेयर जैसे थ्रेट्स बहुत कम होते हैं। तो क्या होते हैं इनकी जगह? हम अपने जॉब से परेशान है, या तो हम अपने स्पाउस से झगड़ते रहते, या हम पैसों की चिंता में रहते, या हमारा ट्रैफिक जैम होता है, ऐसा कुछ ना। ये सब मिलकर हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और हम उसमें रहते हैं।
यानी पहले दिन में मान लीजिए 1 घंटा या 2 घंटा हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता था, जब असल में कुछ थ्रेट था, शेर था या कोई जंग था, कुछ हो रहा था। और आजकल ये सब छोटे छोटे थ्रेट्स पर 12 घंटे या 24 घंटे में भी वो एक्टिवेटेड रहते हैं, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब ये ज्यादा होते हैं तो बहुत सारे बीमारियां पैदा हो सकते हैं, शरीर में भी और दिमाग में भी। पर अगर हम टेंशन के टाइम भी अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन कर लें कि उससे ये ना लगे कि शेर है, तो हम बीमार नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी या हमें उनको सॉल्व नहीं करना है, पर हम उन्हें बेहतर हैंडल कर पाएंगे। ये कैसे होगा? अपनी सांस को कंट्रोल करके वो एक सुमान रहे। अगर हम सांस लेने के मुकाबले सांस छोड़ने में ज्यादा समय लगाते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करना लगेगा। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज सिखाता, वो है 4-7-8। बहुत आसान है। हम इनहेल करेंगे, यानी हम सांस ले लेंगे 4 तक, 1 2 3 4। हम होल्ड करेंगे 7 सेकंड तक, और फिर हम एक्सहेल करेंगे 8 सेकंड तक। श्रीनी, अगर तो आप अगर आप जी जी, तो अगर आप अपना वीडियो एक्टिवेट करेंगे तो आप करोगे और मैं उसका काउंटिंग करूंगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आप जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सब वो मेरी तरफ ध्यान दें, और समीर की जो आवाज आ रही है उसकी तरफ ध्यान दें। आराम से रिलैक्स होके बैठे, अपनी सही। रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा कर लें। जी समीर, ओके, तो आप तो आर यू रेडी? इंस्ट्रक्शन एक बार फिर से दे दीजिए प्लीज। तो मैं कहूंगा इनहेल 2-3-4, यानी आप सांस ले लो, फिर मैं कहूंगा होल्ड, फिर मैं 7 तक गिन लूंगा, फिर मैं कहूंगा एक्सहेल और आप एक्सहेल करेंगे करेंगे 8 तक। समझे? तो सांस लेनी है, फिर उसको होल्ड करना है, और फिर सांस को छोड़ना है। फिर रिपीट करेंगे हम इसको, हम 3-4 जी बार रिपीट करेंगे। रेडी? जी। तो इनहेल 2-3-4, होल्ड 2-3-4-5-6-7, exhale 2-3-4-5-6-7-8. Again, inhale 2-3-4, hold 2-3-4-5-6-7-8. Exhale 2-3-4-5-6-7-8. Inhale 2-3-4, hold 2-3-4-5-6-7. Exhale 2-3-4-5-6-7-8. ये करने की 3-4 बाद आपको कैसे लगता है श्रीनी? हाँ, काफी अंदर से रिलैक्स फील होता है। इवन जो आपकी फेशियल मसल्स हैं, जो हमारे चेहरे की मसल्स हैं, वो भी थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं, ऐसा मुझे लगा। तो एक बार समीर फिर से हिंदी में हम बता दें कि सांस अंदर लेनी है 4 के काउंट तक, जी फिर बिल्कुल। 7 के काउंट तक हमें उसे होल्ड रखना है, और फिर 8 काउंट हमें बाहर छोड़ना है। और इसको कुछ बार करना है। कितनी बार करना करीबन हम कहेंगे सर? मान लीजिए 5। डिपेंड करते कि आपका कितने एंजाइटी हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एंजाइटी हो रहे है तो फिर आप 10 बार भी कर सकते हैं, 12 बार भी कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बस नहीं ये ठीक है, ये मेरा रूटीन है, मैं सुबह ये करूंगा 2-3 मिनट तक, तो बस 5-6 बार कर लीजिए आराम से। और फिर 5-6 बार के बाद मान लीजिए आप 1-2 मिनट ब्रेक ले लो, फिर दोबारा कर लीजिए 5-6 राउंड के लिए, अच्छा 5-6 का राउंड के लिए। समझे? अच्छा। जी ताकि वो कुछ लोग मेरे क्लाइंट्स का ये है, मान लीजिए हम सब सुबह उठ के, मान लीजिए कि आप आमतौर पर हमारे घर में औरत सबसे पहले उठते, ये हमारा रिवाज है थोड़ा सा। तो और मान लीजिए कि जब आप उठोगे तो आप अपना चाय का पानी चढ़ाएंगे आपके लिए या तो पूरा घर के लिए, है ना? तो वो पानी उबलने में 2-3 मिनट लगते हैं। जब तक वो पानी उबल रहे तो ये एक्सरसाइज कर लीजिए, ये एक तरीका है। और कोई और भी आप बताना चाहेंगे सर? ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कोई श्वास की एक और एक्सरसाइज? था मगर मैं सोच रहा, क्योंकि अभी एक घंटा पूरा होने के, वो हम कर दे या हम स्किप कर दे, आपका क्या राय है? आई थिंक लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, अगर अगर थोड़ा ठीक सा है। समय है तो। ठीक जी है, तो जो दूसरा है वो सिर्फ एंजाइटी के लिए नहीं है, वो क्लैरिटी के लिए है, फोकस के लिए है, वो कुछ भी। असल में ये बहुत अहम सीखना है। उसको उसको कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग यानी
वो हर 4 चीज है और सब एक ही लेंथ का है। शुरुआत अच्छा, में मैं मतलब कहूंगा स्क्वायर, जैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर। बॉक्स, एक स्क्वायर बॉक्स हो गया। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, हाँ जी। तो शुरुआत में हम 5 तक हम करेंगे। तो इनहेल 5, होल्ड 5, फिर एक्सहेल 5 और होल्ड 5, सेम तरीका है। ठीक है, तो अच्छा, आप तो करोगे इसमें मेरे साथ। इसमें इसमें समीर, जो जो आपने बताया, ये डिफरेंस है पहली वाली एक्सरसाइज से, कि इसमें सांस छोड़ने के बाद भी होल्ड करना है। उसी से बिल्कुल चार बिल्कुल चार हो रहे हैं ना। तो बिल्कुल सांस बिल्कुल लेना है, होल्ड करना है, फिर सांस छोड़नी है और फिर होल्ड करना है। ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। मान तो लीजिए पांच, वो पहले वाले में 3 था, हाँ, अब 4 हो गया। इसीलिए उसको बॉक्स बॉक्स क्या बताया आपने, बॉक्स बॉक्स ब्रीदिंग। ब्रीदिंग। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। तो ठीक है, तो करते हैं। तो आप करोगे। तो जी। इनहेल 2 3 4 5, होल्ड 2 3 4 5, exhale 2 3 4 5, hold 2 3 4 5, inhale 2 3 4 5, hold 2 3 4 5, exhale 2 3 4 5, hold 2 3 4, एक बार और। Inhale 2 3 4 5, hold 2 3 4 5, exhale 2 3 4 5, hold 2 3 4 5। कैसे लगे? ऐसे लग रहा है जैसे अचानक से वो जो ऑक्सीजन होती है वो आपके अंदर आ रही है, मतलब एरिया आपका जो है थोड़ा, वो पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट इसकी फीलिंग डिफरेंट है। है, डिफरेंट है। इससे एनर्जी भी आएगा, इससे थोड़ा फोकस भी आएगा। अगर मान लीजिए आपका कोई एग्जाम हो या ऐसा कुछ, ये बहुत अच्छा है। दूसरा जो एक्सरसाइज है वो ज्यादातर एंजाइटी या टेंशन के लिए। अगर आपको लगता है कि अरे भाई पता नहीं मैं कैसा कर पाऊंगा ये सब, तब ये 4-7-8 ज्यादा जो सही है। पहली वाली है, पहली वाली हाँ जब आप बहुत घबरा रहे हैं, एंक्शियस हैं आप, बहुत आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि हाय अब क्या होगा, तो वो करें। और बिल्कुल अगर आपको फोकस चाहिए तो आप ये वाला करें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल अब बिल्कुल। हम वापस जाते हैं शेयर स्क्रीन पर। जी जी बिल्कुल। हमारे, तो अब सवाल यह है कि जब मान लीजिए कोई अटैक हो, अम, अगर आपको चिंता के का दौरा से पड़ना लगे, बहुत एंजाइटी हो जाए, तो आपको सबसे पहले ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैंने बताया ना 4-7-8, वो वाला करना है। दूसरा, ये आपका, कई लोगों को डिहाइड्रेशन होते हैं इस समय, तो पानी पीना ज़रूरी है। अब जब आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाए, काम हो जाए, तो सोचिए कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका एंजाइटी किसी वजह से हो रहे, तो पहले वो अटैक मतलब से बाहर निकले, वो ये सब ब्रीदिंग टेक्निक्स इस्तेमाल कर सके। फिर आप सोचिए कि ये प्रॉब्लम कैसे हल हो जाएगा। चिंता के दौरा पर पड़ रहे हैं, अगर चिंता के लिए सबसे पहली चीज सांस होगी, जो हमारे अभी अभी सीखी है। एक बार जब आप अपने आप को थोड़ा शांत कर लेते, उदान या उदान मोड में नहीं होते हैं, तो आप वास्तव में शांति से सोच सकते हैं, और जो कुछ भी आपको तनाव दे रहे हैं उसे संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड होगा डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन के लिए इससे थोड़ा अलग काम करना। एक एक पॉइंट इसमें आपने जो बताया, फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला, ये हाँ नहीं, फ्रेंड्स एंड फैमिली भी बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में हम और भी बात करेंगे। नहीं, ये जब अगर आपको दौरा सा लगने लगे तो जब आप थोड़े शांत हो जाएं, और अगर आप किसी से बात करना चाहें तो बिल्कुल जो सही, आपके ट्रस्टेड लोग हैं उनको बिल्कुल सही। आप नहीं, कम्युनिटी फोन कर सपोर्ट तो सकते सबसे ज़रूरी चीज़ है अब इस सब में। तो हैं। जी। जब आप बात करें, जब आप सोच रहे कि इसका प्रॉब्लम कैसे हल हो सकता है, तब आप और भी लोगों से बात करना ज़रूरी है आपको, आपके लिए। जी। तो अब हम डिप्रेशन में जाएंगे। डिप्रेशन के लिए इसका थोड़ा अलग काम करना है। जब मैं इन लोगों को देखता हूँ जिन्हें डिप्रेशन है, तो अक्सर वो अपने जीवन को बहुत आसान बना लेते हैं। वो इनकी गलती नहीं है, हमारा जीवन तो ऐसे ही है आजकल। जैसे फॉर एग्जांपल खाने की चीज़ें, एंटरटेनमेंट बहुत आसानी से मिलने का इंतज़ाम कर लेते हैं।
हम खूब सारे खाना खरीद के रख लेते हैं या ऑर्डर कर देते हैं या जाकर जल्दी से ले आते हैं। एंटरटेनमेंट भी जल्दी से मिल जाते हैं फेसबुक पर या टीवी पर या फ़ोन पर। तो लॉन्ग टर्म में तो ये करना ही ये फ़ोन पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रखना चाहिए। बार बार नहीं चेक करना, बिना फ़ोन के 30 मिनट गुजरे फिर चेक करें लिमिटेड टाइम में। अलार्म लगा लें कि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना है, फिर 1 घंटा गुजारे उसके बिना। टीवी का भी टाइम तय कर दे और कभी कभी इसके बिना दिन गुजारने की कोशिश करें। कोई और चीज़ करें, लेकिन लेकिन गाना गाएं, स्टोरी सुनाई, दूसरी तरीका सीखे अपने को एंटरटेन करने के लिए। क्या हम ताज़ी हवा में, धूप में दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं? एक और बहुत अच्छी तरह की जो डिप्रेशन के साथ काम करते हैं वो है फास्टिंग, उपवास। जब हम भोजन नहीं कर रहे हैं तो हमारे शरीर ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि हम वो भोजन ढूंढ लें। अगर हम जब मन आए खा ले, जब जब भी मन आए तो खा ले, तो आपकी बॉडी और दिमाग लेजी हो जाता है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। फिर हम आएंगे अगले स्लाइड जो रिजिलियंस के बारे है। रिजिलियंस क्या होता है? रिजिलियंस का मतलब है कि हम अपने आप को कितना स्ट्रांग बना लें कि हमें एंजाइटी या डिप्रेशन का अटैक कम पड़ने लगे और उनकी इंटेंसिटी भी कम हो जाए। अगर हम कुछ चीज़ों रोज़ करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ मजबूत होती जाएगी। ये एक दिन में नहीं होगा, हमें रोज़ कुछ चीज़ें करनी होगी। इन चीज़ों को आदत में बदलना होगा। और मैं इस पर स्ट्रेस करना चाहता हूँ, अगर आप हेल्थी आदतें डालेंगे ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए, तो आप धीरे धीरे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने लगेंगे। ये आपको रोज़ ऐसे करने है जैसे आपको ब्रश करना होता है। इन चीज़ों को अपना टाइम टेबल में डालना ही है। रोज़ कोशिश करनी है। रोज़ आप सक्सेसफुल हो ये ज़रूरी नहीं है, पर कोशिश ज़रूर करनी है और धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। किन चीज़ों की? वो सारी चीज़ों जो हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरे साथ रिपीट करिए। वर्जिश यानी 30 मिनट रोज़ एक्सरसाइज। अच्छी नींद लेना मतलब टाइम पे सोना। कंप्यूटर और फ़ोन को सोने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले बंद कर देना चाहिए। सही खाना खाना मतलब हाई प्रोटीन, गुड फैट्स और लेस कार्बोहाइड्रेट। हॉट एंड कोल्ड एक्सपोजर, अपने परिवार के लोगों और दोस्तों से मजबूत रिश्ते बनाना। इसका मतलब ये भी है कि हम उन पर ध्यान दें, सिर्फ अपनी समस्या पर नहीं, और नेचर के साथ टाइम बिताना है। इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चंस लूँ, एक और ज़रूरी बात है, और वो है कि आपकी एक चेकलिस्ट बना ले, ताकि अगर कभी इमरजेंसी हो तो वो चीज़ें रेडी हो। अगर आप बहुत टेंशन की स्टेट में है और बाकी चीज़ें रेडी नहीं है, जैसे ज़रूरी फ़ोन नंबर, ज़रूरी कागजात, तो आपको और टेंशन हो जाएगी। जैसे राजनीतिक माहौल में हम रह रहे हैं, उसमें ये बहुत ज़रूरी है। इफ़ समथिंग हैपन्स, हमारे पास सिस्टम है दैट वी कैन डील विद इट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी जोन में रहते जहाँ भूकंप आते, जलजला आते, तो उसके लिए कोई प्लान है? कोई इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का कोई किट है, यानी आपका फर्स्ट एड किट जिसमें बैंडेज हो, जिसमें दवाइयाँ हो? हमने अपना पार्टनर या नेक्स्ट ऑफ किन को बता दिया हमारे पासवर्ड्स के बारे, बैंकिंग पासवर्ड्स फलाना फलाना। हमारे पास विल है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत है आज के लिए। अभी मैंने 1 घंटे से ज़्यादा बात की, माफ़ कीजिए, मैंने बहुत लंबे समय लिया। तो अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच समीर। अगर आप कुछ मिनट का ब्रेक चाहें तो आप ले लें। मैं प्रश्न उत्तर यहाँ पे। तो साथियों, आशा है कि आपको ये प्रेजेंटेशन काम की लगी होगी और इससे आपने कुछ चीजें ऐसी सीखी होंगी जो आपको पहले नहीं पता थी या सही से नहीं पता थी। तो सबसे पहले मैं एक ये प्रश्न लेती हूँ जो हमारे चैट में आया है समीर, कि कार्बोहाइड्रेट कौन से खाने में होते हैं, डिस्क्राइब करें प्लीज थोड़ी सी और डिटेल में, कि कौन से मतलब लिस्ट कर दें थोड़े से। श्योर। असल में देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सारे पौधों में होता है, सब के सब, मगर उसका क्वांटिटी अलग है। और फल में भी, फल हर फल में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट होगा।
मगर कुछ फल है जैसे आपका स्ट्रॉबेरी फॉर एग्जांपल, आपका ये क्या कहते हैं रसबेरी, ये सब में थोड़ा सा कम चीनी होता है। और कुछ फल है जैसे आम या जैसे केला, जो जिसमें इतना चीनी होता है कि मैं बता नहीं सकता, मतलब वो तो मैं मान लीजिए कि केला फॉर एग्जांपल मैं मानता नहीं कि वो फल है, मैं मानता कि वो बच्चों की चॉकलेट है, समझे। तो असल में काफी लिस्ट है, मैं सबको दे सकते बाद में कि सबसे चीनी वाला चीज क्या है, बट बेसिकली ये है कि वेजिटेबल सब्जी में आप यूं समझिए कि अगर वो जमीन के नीचे में होता है, जैसे आपका आलू वगैरह, उसके ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा। और अगर वो जमीन से ऊपर आते हैं, जैसे आपका पत्ते, गोभी, पत्ता गोभी, ये सब, पालक वगैरह, उसमें कम कार्बोहाइड्रेट होता है। ये एक तरीका है समझने के लिए। अच्छा, दूसरा प्रश्न निकिता गेरा जी का है कि क्या दवाइयों के अलावा कोई ऐसी चीज ले सकते हैं जो नेचुरल सब्स्टिट्यूट हो दवाइयों के लिए। निकिता जी, क्या आप ये मेंटल हेल्थ के बारे में, जो मेंटल हेल्थ के लिए दवाई मिलती है, आई एम अज्यूमिंग कि आप उसके बारे में बात कर रही हैं। हाँ, उसी के बारे में बात कर रही होंगी समी जी। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई नेचुरल सब्स्टिट्यूट है मेडिसिन का। नहीं, असल में इतनी आसानी से मैं नहीं बता सकता, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका कौन सा चीज़ है। कुछ चीज़ है जैसे उसका नाम है बर्बरिन फॉर एग्जांपल। बर्बरिन जो अफ्रीका में होता है उसको ट्री टर्मरिक भी कहते हैं, मगर वो हल्दी से रिलेटेड नहीं है, वो कुछ और है। और वो आपका डायबिटीज के लिए वो बहुत अच्छा है, मगर वो इतना अच्छा नहीं है जितना फास्टिंग और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स होता है। तो कुछ इस जैसे चीज है जो आप ले सकते, थोड़ा बहुत फायदा तो होगा, मगर सबसे ज्यादा फायदा तो होगा आपका डाइटरी चेंज, फास्टिंग, एक्सरसाइज, इस सब से होगा। सॉरी, मैं और डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपका स्पेसिफिक बीमारी के बारे पूछना पड़ेगा। और अगर आप उसको बताना चाहोगे तो अगर आपका कोई और डिटेल में पूछ सकते तो मैं शायद डिटेल में जवाब ही दे सकूंगा। और कोई पूछना चाहेगा? मैं यहाँ पे लाल बहादुर जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने मयंक ने भी हाथ उठाया। मयंक, मैं आपके पास आती हूँ। लाल बहादुर जी से मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने काफी लो कार्ब डाइट इस्तेमाल करी अपनी शारीरिक समस्याओं से निपटने के लिए। तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि जब उन्होंने ये लो कार्ब डाइट इस्तेमाल करी और बाकी चेंजेस वो लाए अपने जीवन शैली में, तो क्या उससे उनकी मानसिक हेल्थ पर भी असर पड़ा? जी, सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार। जो हमने आपको आपका रूल फ़ॉलो किया, उससे बोले तो शरीर पे भी बहुत फ़ायदा मिला। एक तो एनर्जी बहुत ज़्यादा मिला और मानसिक रूप से भी मतलब स्वस्थ फ़ील करता हूँ। और ज़मीर जी से एक चीज़ और जानना चाहूँगा इसलिए, वो जैसे ज़मीन के नीचे और पत्तों की बात कर रहे थे, तो उसमें बीज की बात आती है। हमारे खाने में बीज के भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं। उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें तो अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल। तो बीज यानी हमारे अनाज जो है ना, वो हमारे राइस और गेहूं जी, और जी, ये सब। जी। तो जी। ज्यादातर ये अगर आप देखेंगे वाइल्ड में इंसान कैसे खाते थे, वो बहुत मुश्किल से खाते थे। और क्योंकि वो जी। इनके पास इतना समय नहीं था कि इससे आटा बनाओ, ऐसा कुछ करो। तो अगर वो बीज जब खाते थे या नट्स जब खाते थे तो एक मुट्ठी से ज्यादा नहीं खाते थे। आजकल हम बहुत खा सकते थे और खा सकते, और वो प्रोसेस्ड होते हैं। जैसे वो जी। आपका चावल जो है वो उसका बाहर का निकाल देते, है ना। तो उसमें जी। बहुत कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और उससे जैसे आपको पता है कि उससे थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर आपका स्वास्थ्य सेहत अच्छा है तो फिर आप थोड़ा सा खा लीजिए, कोई बात नहीं। जैसे हम भी थोड़ा बहुत राइस खाते कभी कभी। मगर अगर मेरा कोई मसला है, मेरा मान लीजिए मैं ज्यादा टेंशन में हूँ, या मान लीजिए मुझे 1-2 किलो कम करना है, तो फिर मैं बंद करूंगा वो राइस को पूरी तरह से। ठीक है। जी। 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 अब हमारे यंग साथी हैं मयंक, पीस विजुअल से बहुत समय से जुड़े हैं। वो सवाल पूछना चाहेंगे। जी मयंक। मेरा सवाल एक्चुअली ना दवाइयों से रिलेटेड है। जैसे मैं अपने फ्रेंड सर्कल्स में या फिर जो मेरे परिवार के आसपास लोग हैं उनमें मैं देखता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीजों पर खुद दवाई लेते हैं कि उनको नॉलेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर उनको छींका, मतलब इंडिया में ये तो बहुत कॉमन है चीज,
कि अगर उनको छींक आ गई है तो वो पैरासीटामोल ले लेते हैं अपने आप बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इस तरह से दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंस है लोगों का, क्या वो भी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनको लीड करता है? बिकॉज मैंने देखा है कि जो मेरे फ्रेंड्स ऐसा करते हैं जनरली वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं छोटी छोटी बातों का। कोई काम नहीं हुआ है तो वो बहुत स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं। तो इज इट रिलेटेड? क्या ये जुड़ा हुआ है कि कुछ अलग है इसमें? नहीं नहीं है, जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो इसका नाम है एक बीमारी, जो मुझे अभी याद नहीं, एच से शुरू है, शीरा शायद आपको याद होगा। ये एक तरह की एंजाइटी है। तो एक चीज ये है कि मुझे हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया ये लफ्ज है, ये लफ्ज है, थैंक यू। एक तरह की एंजाइटी है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ हो रहा है और मैं गोली लेते रहते। और अगर आपका जानकारी अच्छा हो और अगर आपका दवाई का सोर्सेज बिल्कुल साफ है तो मतलब ज्यादा खतरनाक नहीं है, बट मेंटल हेल्थ को मतलब खराब करते हैं, वो तो है। आप दवाई लेते रहते, हर वक्त गोली लेते रहते, ये भी एक बीमारी होता है। मगर आजकल जो हो रहे ना, वो मार्केट में काफी अडल्टरेशन हो रहे, और एक ड्रग है जिसका नाम है फेंटेनिल, उसमें तरह तरह की चीजें में मिला रहे, वो इलीगल है असल में। पर यूएस में, पता नहीं इंडिया में भी होगा, बहुत सारे ओवरडोसेस हो रहे हैं। क्योंकि ये मान लीजिए किसी ने दवाई की गोली में मिला दिया, थोड़ा सा मिला दिया, मगर उसका डोसेज थोड़ा सा ऑफ है तो आप मर जाओगे। और बहुत सारे जो आपके कोविड के समय में जो लोग जो ज्यादा ओवरडोसेस वगैरह हो रहे हैं, वो इसी दवाई की वजह से हो रहे कि इन्होंने गलती से फेंटेनिल ले लिया। और फेंटेनिल एक एक बहुत पावरफुल है, और उसका डोसेज जिस ब्लैक में लिया या कुछ भी, और वो डोसेज गलत था, और बेचारे बच्चों का खास तौर पर मैंने देखा 17 साल से लेके 20 साल तक कि वो अपने दोस्त से मिल जाते, दोस्त पता नहीं कहाँ से मिल रहे हैं, और गोली लेते बिना पूछ के, और फिर वो बेचारे मर जाते। तो दो चीज़ है, एक तो वो साइकोलॉजिकल इलनेस है जो, चलो ठीक है, अगर आप एक दैट्स ए सिम्टम, इट्स अ सिम्टम, उसका अंडरलाइन एंजाइटी के बारे कुछ करना पड़ेगा। मगर दूसरा बात यह है कि वो सिम्टम भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि आजकल ये ब्लैक में आ रहे सब चीज़, और मिलावट भी बहुत हो रहे, तो ये मसला है। कांता जी हमारी सीनियर मेंबर हैं। कांता जी, आपका हाथ उठा हुआ था, आप प्लीज बोलें। जी जी नमस्कार। मुझे समीर जी को सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी नेचुरल लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हूँ और ये सब चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश में रहते ही हैं हम लोग। बताते भी हैं कि एक्सरसाइजेस एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिसको हम प्राणायाम यहाँ कह रहे हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल हैं। और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, समीर जी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि पर्सनली मुझे इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, मैंने देखा बचपन से तो नहीं, लेकिन एक वक्त आया मैंने देखा कि मुझे ओवर थिंकिंग का स्ट्रेस रहता है। कोई भी बात होती है तो उसको ओवर थिंक कर जाती हूँ, जिससे मैं बचना चाहती हूँ। तो कुछ हद तक नींद जब पूरी हो जाती है, सुबह एक्सरसाइजेस होती हैं, सन बेदिंग होती है, तो वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। लेकिन स्टिल ओवर थिंकिंग रहती है, जिससे मैं बचना चाहती हूँ। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू कांता जी। और वैसे तो मैं कहूँगा कि ये परफेक्शन बहुत दूर की बात है। हम ऐसा करें कि हर रोज थोड़ा सा बेहतर बेहतर हो जाए, और असल में इसका कोई हद नहीं, इसका कोई लिमिट नहीं है। हम हर बार मतलब आप शायद मेरे से लंबे लंबे समय तक आप कर रहे, मैं तो मान लीजिए मैं 5 साल तक इस जैसे के इस जैसे चीजें कर रहे, फिर भी मैं अपना रूटीन थोड़ा सा सही कर सकते हैं। तो हाँ, तो कोई आसान तरीका नहीं है। आपका मेडिटेशन प्रैक्टिस होगा, आपका ब्रीदिंग प्रैक्टिस होगा, आपका खाने का समय की भी बात हो सकती है। कुछ लोग को सूट नहीं करते कि वो ज़्यादा देर रात में खाना खाए, कुछ लोगों को ज़्यादा सूट करते कि वो 3-4 बजे के बाद खाना ना खाए। तो आपने अपने आप से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और फिर नोट कर लीजिए। ये सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप अपना जर्नल लिखिए, और जिस दिन में आपका कुछ अच्छा रहते है तो वो नोट कर दीजिए कि क्या क्या हुआ उससे पहले। मान लीजिए नींद अच्छा हुआ, आपने इसके बारे में ज़्यादा सोचने हो रहा था, आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसका फ़ायदा हुआ था, कौन सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज फ़ायदा हुआ। और उसका उल्टा भी नोट करना चाहिए, जिस दिन के वो अच्छा नहीं होते, आपने ठीक से नींद नहीं लिया, आप ज़्यादा चिंतित में रह रहे थे, आपको कुछ ज़्यादा परेशानी हो रहे थे,
तो फिर आपने लिखना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ उसमें। और ये ट्रायल एंड एरर से, क्योंकि हर इंसान में थोड़ा सा फर्क है ना, मैं ऐसा बता सकता कि मेरे लिए क्या सूट करते, मैं ये हमेशा नहीं बता सकता कि आपको क्या सूट करेगा। मगर इस तरीका से अगर आप धीरे धीरे हर हफ्ते थोड़ा एक दो बदलाव करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप ज़रूर अपने अपने शरीर को समझ पाओगे और आप अपने ये सब सुधर पाओगे। समीर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू कांता जी। समीर, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे राजनीतिक माहौल में हम रह रहे हैं और खासतौर से हम सभी यहाँ पर एक्टिविस्ट हैं, तो हम जो पॉलिटिकल न्यूज होती है या जो देश दुनिया में चल रहा होता है उसको हम ब्लॉक आउट तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसी पर हम काम कर रहे हैं। मगर कई बार वो हमारी जो ऑलरेडी एंग्शियस स्टेट होती है माइंड की, या हम परेशान होते हैं या घबरा रहे होते हैं या हम एंग्शियस होते हैं, तो उसमें वो ऐड कर देती है और हम उसको हटा तो नहीं सकते। मगर क्या जी, तो उसके रिलेशन में कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कई बार हमें लगता है कि अगर रात को सोने से पहले हम न्यूज पढ़ रहे हैं तो उससे हमारी टेंशन बढ़ सकती है, ऐसा लगता है मुझे कई बार। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी प्लीज बताएं। हाँ देखिए, इसका दो तीन, एक तो मैं बताऊंगा कि विजय जी ने अपने अनम्यूट कर दिया काफी समय तक, शायद उसके बाद हम इनसे बात कर सकते हैं। सॉरी विजय जी, आपको इसके एकदम बात सबसे पहले आप ही को मौका मिलेगा, सॉरी। और नहीं, ऐसी दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे, देखिए कुछ तरीके हैं, अगर आपको पता है, कुछ लोग हैं, जैसे मैं अपने बता सकता कि मैं पढ़ूंगा, सोने से पहले मैं न्यूज़ पढ़ूंगा, मैं फिर भी मैं सोऊंगा, जबरदस्त सोऊंगा, ऐसी कोई कुछ बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको ये सब पढ़ने और ये सब उसके बारे में सोचने में आपको कुछ दिक्कत हो रही, कुछ तकलीफ हो रही, कुछ एंजाइटी हो रही, तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। या तो आप कह दीजिए कि ठीक है, ये न्यूज़ जो है मैं 3 घंटे सोने से पहले मैं देख लूंगा ना, वो बाकी सारे दिन है ना, सिर्फ 3 घंटे की बात हम कर रहे हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है जो कुछ लोगों को सूट करते, कि एक न्यूज़ का फास्ट ले लो। जैसे हम खाने का फास्ट भी लेते हैं कई बार, न्यूज़ का फास्ट यानी मैं 4-5 दिन मैं कहीं जा रहे, मैं मान लीजिए मैं बाहर जा रहे, बॉम्बे रिश्तेदार से मिलना, या मैं कहीं भी जा रहा हूँ, या तो मैं अपने घर में ही हूँ मगर फिर भी मैं अपना फ़ोन साथ में रखूँगा, मैं अपना ये सब ऐप्स ने चेक करूँगा, मैं वो NDTV का वेबसाइट ने चेक करूँगा, जो भी है जहाँ भी आपको मिलते हैं ना। बस 4-5 दिन की बात है, और मैं गारंटी कर सकता है कि ये दुनिया जो है वो इतना बदलाव नहीं होगा, आप क्रांति नहीं आएगा 4-5 दिन में, ना तो कयामत आएगी। ठीक है, तो आप आराम से आप रहे 4-5 दिन तक, जब तक आपका दिमाग थोड़ा सा सेटल हो जाए, फिर दोबारा उठाइए, कोई बात नहीं। और हर महीने या हर दूसरा महीने या हर 4-6 हफ्ते 8 हफ्ते में आप 2-3 दिन बिना न्यूज़ फास्ट आप रखिए, उससे बहुत फायदा होता है। तो ये भी एक तरीका है। थैंक यू समीर। और विजय जी, आप अपनी बात कहिए प्लीज। जी समीर जी नमस्कार। जी नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं जब सुबह सो के उठता हूँ तो उठा नहीं जाता, जगा रहता हूँ, लेकिन बॉडी मेरी ऐसे लगती है कि और सोता रहे, लेटा रहे, ऐसा क्यों सर? देखिए, सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आपका नींद पूरी हुई? आप 7-8 घंटे सो रहे कि नहीं? हाँ सोता हूँ, लेकिन बीच बीच में मेरी नींद बहुत ज्यादा खुलती है। सही 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 सही। तो असल में जो हम करते हैं आपके केसेस में, हम थोड़ा डिटेल में एग्जामिन करना पड़ेगा कि आपका रात का रूटीन क्या है। जैसे हमने कहा आपका फोन्स वगैरह रखते हैं, वो तो बहुत आसान है। और भी चीज़ें हैं, मान लीजिए कि कुछ लोगों को सूट करते कि वो रात को नहा ले गर्म पानी से, और कुछ लोग सूट करते कि वो रात को एक्सरसाइज कर ले, है ना। कुछ लोग सूट करते कि वो रात को कुछ लिख ले अपने जर्नल पर, जैसे मैंने कांता जी के बारे कांता जी से ये बात किया मैंने। तो इस जैसे चीज़ आप ट्राई कर सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर एनर्जी लेवल सही नहीं हो रहे तो फिर वो मेटाबॉलिज्म की भी रिश्ता होता है, जैसे हम बात कर रहे थे। तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप फास्ट भी कर सकते हैं। फास्ट ट्राई कर दीजिए, सिर्फ एक दिन का फास्ट कर दीजिए, एक हफ्ते, हर हफ्ते में मान लीजिए संडे शाम आप खाना खाइए और फिर आप ट्यूसडे सुबह आप नाश्ता कीजिए, तो पूरा मंडे आप नहीं खा रहे। उससे जो मेटाबॉलिज्म का जो एनर्जी लेवल्स है वो काफ़ी ठीक हो सकते हैं। तो ये भी बहुत और जो मैं बताऊँ, हिंदुस्तान में
ये कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन हम सब के लिए थोड़ा मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ। होता है, लाल बहादुर जी ने तो कमाल किया, इतना अच्छा किया कि मैंने कभी देखा नहीं इतना अच्छा रिजल्ट्स। पर ज्यादातर लोगों के लिए ये मुश्किल है, क्योंकि हमारा कल्चर में ये गेहूं आटा सब कुछ है उसमें, है ना। तो फास्टिंग ज्यादा सही रहेगा शायद आपके लिए, आपके सिचुएशन के लिए। और अगर वो ब्रेन एनर्जी आप थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं फास्टिंग से, तो फिर आपका फायदा होगा मेरे ख्याल में। ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बता रहा कि ये जरूर सूट करेगा आपको, मगर मैं कह सकता कि ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। और फिर आप बाद में हम सबको बता दीजिए कि उसका फायदा हुआ कि नहीं। तो विजय जी एक मिनट, जो बता रहे हैं समीर की, अगर आपको रात को नींद सही से नहीं आती है, बार बार उठते हैं, तो एक सजेशन जो समीर ने दिया कि आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, एक सजेशन दिया कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं सोने से पहले, जो थर्ड सजेशन दिया उन्होंने जर्नल, उसका मतलब है डायरी लिखना। आपने डायरी में लिखना कि आपके क्या क्या चीज से सही हुआ, क्या चीज खाने से आपको अच्छा लगा, क्या चीज नहीं खाने से आपको अच्छा लगा, क्या या नहीं। इन जनरल शीरी एंड ऑफ डे जर्नलिंग जो हुआ, क्योंकि हमारे अंदर चिंतित होते, हमने सारे दिन, हमने सुबह उठकर हमने बच्चों को इधर लेके गई, हमने ये किया वो किया, वो पूरे दिन के बारे आप रात को आप जर्नलिंग कर सकते, वो कुछ लिख सकते, उससे भी काफी फायदा होता है। थैंक यू समीर। और नीलिमा जी का हाथ ऊपर है, हमारी सीनियर मेंबर नीलिमा जी प्लीज कहें। जी, पीस विजिल को बहुत बहुत बधाई, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है। मेरा कोई खास सवाल नहीं है, क्योंकि मैं लगातार बीच बीच में आप लोगों से पूछती रहती हूँ, और खाने पीने का जबरदस्त चलता है, समीर के लीडरशिप में बड़ा अच्छा चलता है। और बस यही है, जैसे अभी समीर ने कहा कि मुझे नींद की प्रॉब्लम है, लेकिन कई लोग हैं जो मतलब 8 घंटे भी अच्छी तरह सोने के बाद भी उनको सुबह जो है आलस सा रहता है, वो नहीं उठने का मन करता जब तक आप उन्हें उठाए ना। तो कई बार शायद ज्यादा नींद भी नुकसान का मुझे ऐसे लगता है कि कईयों को क्यों इतनी नींद आ रही होती है, कि वो शायद दोपहर में भी सो सकते हैं, और 9-10 घंटे भी जब तक आप उन्हें ना उठाएं तो भी सो सकते हैं। सही। तो जी हाँ, नहीं, हमारे देखिए, जो सबसे बुरी बात है, अभी ये रिसर्च चल रही है, एक PhD रिसर्चर है जिनका नाम है सचिन पांडा है, वो रिसा का है, मगर वो रहते हैं US में कहीं, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं। सचिन पांडा का ये कहने कि जो भी आपका नींद का जो भी समस्याएं हैं, वो सब के सब आपकी सर्केडियन रिदम्स, माने आपके जो शरीर का जो क्लॉक्स है ना, वो रिलेटेड होता है। और हर ऑर्गन, इनका कहने का मतलब यह है कि हर ऑर्गन, यानी जो आपका पेट का अलग सा क्लॉक है और अगर आप अलग अलग टाइम से खाते, मान लीजिए हिंदुस्तान में हमारा आदत है कि हम बहुत रात तक हम खाते, तो फिर वो सोचेंगे कि भाई ये तो कैसे 9 बजे रात को कैसे खा रहे, क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले हमारा सूरज से हमारा कुछ संबंधित था। तो 6-7 बजे के बाद हमारा मतलब इंसान खाते नहीं थे, क्योंकि बहुत अगर आप रात को खाओगे तो फिर सारे शेर आएंगे, वो बाघ आएंगे, ये सब वुल्व्स आएंगे। वो हमारे समय नहीं था, हम तो दिन में रहते थे और रात को और भी प्रेडेटर्स आते थे, ये सब कुत्ते वगैरह आते थे। तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, बहुत खतरनाक था अगर हम ज्यादा रात को खा रहे थे, समझे। तो सबसे पहले यह है कि अगर आपको अपना ये सही करना है तो ईटिंग का टाइम थोड़ा सही करना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप उठते, मान लीजिए मुश्किल है, कुछ भी है, फिर भी आप बाहर जाके और आप आँख में थोड़ा सा सूरज आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सूरज देखो, मगर आप खुला धूप में जाओ तो फिर वो अपने आप वो थोड़ा सा लाइट आएगा। और वो उसको क्या कहते हैं, एक और हार्मोन सिस्टम है जिसके बारे में हमने बात नहीं की, उसका नाम है कोर्टिसोल और मेलाटोनिन। मेलाटोनिन काफी सारे काम करते हैं शरीर में, मगर एक ये है कि वो बताते कि सोना कब है। और जब वो धूप मिलते तो वो पूरा डाउन हो जाते हैं, एकदम से डाउन हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि आप जाके धूप में निकलो, आपका मेलाटोनिन सिस्टम बिल्कुल डाउन हो जाएगा, आपका कोर्टिसोल स्पाइक हो जाएगा। फिर जो आप कह रहे दोपहर में जो नींद है, असल में जो दोपहर में जो नींद है वो काफी अच्छा होता है इंसान के लिए, खासतौर पर जब हम थोड़ा बुजुर्ग होते जा रहे हैं, जब हमारा थोड़ा बुढ़ापा हो रहा है। तो सारे स्टडीज कहते हैं कि अगर आप 1-8 घंटा सो सकते दोपहर में,
तो आपका शरीर के लिए, आपका दिल के लिए काफ़ी अच्छा है। और फिर शाम को आपने दोबारा उठना पड़ेगा और ये सब होता है। तो ये थोड़ा बहुत है उसके बारे। बेसिकली ये है कि आप सुबह उठ के लाइट आएगा आँख में तो फायदा होगा। समीर, इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जो आपने पहली स्लाइड में हमें दिखाया था कि जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं चारों, उनके इम्बैलेंस की वजह से भी हमें सुबह जो होती है वो उठने की एक इंस्पिरेशन नहीं होती कि हमें उठ के कुछ करना है। तो वो इम्बैलेंस को देखना भी शायद जरूरी है, क्योंकि कई बार इंसान सही टाइम पे सो रहा होता है, सोता भी है सही से, मगर उसको सुबह इंस्पिरेशन नहीं होती कि मैं कुछ उठूं, कुछ करूं। तो वो जो चार आपने शुरू में बताए थे, शायद इसका भी कोई फर्क पड़ सकता है। पढ़ सकते हैं जरूर, बट देखिए अगर कुछ और नहीं है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं वो डिप्रेशन का सिम्टम्स है असल में, तो ये बता नहीं सकते। मैं बता रहा हूँ जो सबसे लाइकली कॉज है, और वो है ये जो दिन रात का जो चक्कर है। मगर आप कह रहे कि और भी, आप सही कह रहे कि और भी वजह हो सकते हैं, और बिना डिटेल में कुछ जानकारी है हो तो मैं और नहीं बता सकता। मगर जो आप कह रहे हो सकता है, ये कुछ डिप्रेशन का अक्सर हो सकता है, ये सब जरूर हो सकता है। मगर अगर वो है तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। एक तो यू हैव टू मेक श्योर यू आर गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन, आपका खाना सही हो। इसमें फैट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो सब फैट से बनते हैं। और ये याद रखिए, जो फैट हमारा शरीर में है वो सब शुगर से आता है, वो फैट से नहीं आता है। तो फैट खाना ज़रूरी होता है अगर आपने अपना शरीर का फैट कंट्रोल में रखना है, और अगर आपका दिमाग का स्थिति कंट्रोल में रखना है, क्योंकि वो सारे जो है हमारे ब्रेन जो है वो सब फैट से बना है। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपना घी थोड़ा ज़्यादा खा लीजिए, बटर थोड़ा ज़्यादा खा लीजिए, और फिर देखिए उसका फ़ायदा होता है कि नहीं। कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, कुछ लोगों को नहीं। ये सब ट्रायल एंड एरर की बात है। असल में अगर मेरा कोई शिकायत है आजकल की दवाइयों या आजकल की डॉक्टरों से, वो ये है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं। वो समझते हैं कि चलो मैं ये दवाई दिया, आपका डायबिटीज़ ठीक होगा, मैंने आपको ये दवाई दिया, आपका दिमाग का स्थिति से हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्टडीज़ पढ़ोगे तो जैसे मैं बहुत बता सकते, इनके स्टडीज़ के हिसाब से स्टैटिन जो है, स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल को लोअर करते हैं, लोग मानते हैं कि दिल के लिए अच्छा है। मगर 120 लोग में से सिर्फ एक को फायदा मिलेगा स्टैटिन लेने से। वो इनका खुद का स्टेटिस्टिक है, मैं ये बना नहीं रहे, ये इनकी खुद के स्टडीज कहते हैं कि 120 लोग देते फिर एक का फायदा होता है। और डॉक्टर कह रहे कि आपका ये ले लो और आपका हार्ट डिजीज का रिस्क कम होगा। या भाई ये आपका, ये इंसर्ट पे लिखा है कि 120 लोग में से सिर्फ एक को फायदा, और वो काफी कम फायदा। वो मान लीजिए वो 1-2 दिन और जिएंगे लाइफ में, ऐसा कुछ था इन स्टडीज में। तो मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करिए, जो मैं बता रहा, एक तो जो मैं बता रहा हूँ कोई कुछ खतरनाक नहीं है, ये कोई भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि हाँ डोसानी साहब ने बताया ये करेंगे वो सब समस्याएं हल हो जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। आप ट्राई कर लीजिए, आप अपने वो ढूंढिए जो पैटर्न जो आपको सूट करते। मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स दे रहे, मगर वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, समझे। तो समीर, आपका कहने का अर्थ है, और मैं ये सबके लिए ही, क्योंकि अब हमारा क्लोजिंग टाइम होता जा रहा है, कि जो ये जो हमने आपको एक वर्कशॉप आज दी है, जो ट्रेनिंग दी है, उसमें समीर ने आपको जो बेसिक हमारे रूल्स हैं और जो बेसिक स्टडीज हैं, रिसर्च है, उसके हिसाब से मेंटल हेल्थ पर क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं वो हमें बताए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही साइज की ड्रेस सबको फिट करे, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स की हमने बात करी है। उसके बाद स्पेसिफिक आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपको उसको एक्सपेरिमेंट करना होगा, देखना होगा। बट अब आप ये समझ गए हैं कि दिमागी जो हेल्थ है वो किन चीजों पे निर्भर है। नंबर 1, क्या चीज इसको इम्प्रूव कर सकती है, क्या चीज इसको नुकसान कर सकती है। तो ये 3 चीजों का हमारा मेन हमारा एम था आपको समझाने का। और खास तौर से जो हमारी कम्युनिटी है, पीस विजिल की कम्युनिटी, हमारे एक्टिविस्ट लोग हैं जो देश दुनिया को बदलने के काम में लगे हुए हैं, उनकी हेल्थ की हमें बहुत चिंता है। क्योंकि जिस तरह से आपको पता है देश और दुनिया का हाल है, उसमें स्ट्रेस ज्यादा है, जो होता है नॉर्मल उससे ज्यादा है। इसलिए हमने ये वर्कशॉप करी।
और आशा है कि आपको इससे फायदा हुआ होगा। हम फिर से इसको थोड़ी इसमें और चीजें जानकारी डाल के फिर एक और भी करना चाहेंगे एट सम पॉइंट, मगर अभी इस समय ये जो है काफी हम डिटेल में गए हैं, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा हमारे सभी साथियों को हुआ होगा। अगर कोई और बोलना चाहे इससे कोई और प्रश्न हो या कोई बात बताना चाहे, तो हमारे पास करीबन 10 मिनट हैं। मैंने देखा एक समय के लाल बहादुर जी कुछ कहना चाह रहा था। लाल बहादुर जी, आप कुछ कहना चाहोगे? जी, मैं वो थोड़ा सी जैसे आपकी डाइट फॉलो करने पे बिल्कुल ऐसा होता है कि बिल्कुल जो बॉडी का फ्रेम होता है उस पे आ जाते हैं। तो उसको और थोड़ा हेल्दी रखने के लिए मतलब चीजें कुछ कर सकते हैं या अपने आप को थोड़ा ढील छोड़ सकते हैं। बस यही करना था। मैं समझा नहीं। शीनी, आपको समझ में आया? हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जब आपकी डाइट उन्होंने फॉलो करी अपने फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, तो उनका वजन काफी कम हो गया, और वो उनका जो बॉडी का फ्रेम है, जो हाँ। उनकी हड्डियां हैं, वो बेसिकली अब हड्डी टाइप हो गए हैं, कह रहे हैं। तो उसको नहीं वो अब हड्डी क्या? टाइप नहीं हुए। नहीं, अच्छा, हड्डी टाइप नहीं हुए, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब लोग बाग आमतौर पे देखने लगते हैं कि बीमार हो गए, बिल्कुल क्या हो गया, सूख गए। इस तरह की चीजें होती है। खुद को भी थोड़ा वो लगता है कि थोड़ा यार और थोड़ा सी फिट होना चाहिए। तो मतलब थोड़ी सही सही मसल्स सही होनी सही। चाहिए। देखिए, जो मेरे राय में, हम जैसे मैंने कहा, हम सब थोड़ा सा अलग अलग लगता है, लेकिन आजकल जी, की जी। कैपिटलिस्ट के ज़माने में लोग कहते हैं कि हमने सब शाहरुख खान जैसे लगना है, अगर हम आदमी हो, या मतलब औरतों को और भी बुरा है, आपने वो ऐश्वर्या राय और ये सब उनके जैसे लगना है। ऐसा तो कुछ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये क्योंकि अगर आपका एग्जाम्पल को लेकर लाल बहादुर जी, अगर हम आपका जी, फोटो अभी देखते और आपका फोटो 15 साल पहले देखते, तो एक जैसे लग रहे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना? जी, जी, आपने खुद जी, नोटिस किया। तो आपका जी, फ्रेम ऐसा है, आप है थोड़ा छोटा, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर ये जी, भी बुरा नहीं है कि आप थोड़ा सा मसल और भी बिल्ड करना चाहोगे, तो कोई बात नहीं, वो आप कर सकते हैं। तो मगर ये तो स्टेप नंबर 3-4। पहले स्टेप ये है कि आप अपना डाइट को कंट्रोल में रखें, आपका वो और स्लीप और ये सब जिनके बारे हमने आज बात की। और जी, फिर जब ये सब है, अगर आपका थोड़ा सा मसल बिल्ड करना, तो फिर आपने कोई जिम का प्रोग्राम में हिस्सा लेना पड़ेगा। किसी ये मैं बॉडी बिल्डिंग में ज्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो लोग अपने शरीर को कुछ ज्यादा टॉर्चर करते हैं, मैं कहता हूँ। मगर अगर आपको मसल बिल्ड करना, तो बहुत आसान है, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस वगैरह है, पुशअप्स, प्रेसअप्स, सिटअप्स, ये सब जो है, उसको आप कर सकते हैं। और उसका फायदा ये है कि जहाँ तक हमें समझ में आ रहे हैं, जितना मसल आपका शरीर में होता है, उतना लंबा आप जीते हैं। ये मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 100% में से है, मगर जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है लिटरेचर पढ़ के, मसल होना काफी जरूरी है, खास तौर पर जब हम बुजुर्ग होते जा रहे हैं, समझे? तो जी, जी, मेरे ख्याल में आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप अपना कुछ जिम का प्रोग्राम बनाए या कुछ ऐसा कुछ। और अगर उसमें अगर और भी ऑगमेंट करना, अगर सपोर्ट करना है आपका डाइट के हिसाब से, तो आप प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। वैसे तो आप ऑलरेडी ले रहे हैं, पर आप अंडा, मान लीजिए 3-4 अंडे की जगह 5-6 अंडे ले सकते हैं दिन में। उससे थोड़ा सा वो होगा, अमीनो एसिड्स होगा, जिससे आप अपना मसल बना सकते हैं, आपका जी। शरीर। मगर उसके लिए जिम भी जाना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप डाइट से कर दे और फिर वो मसल अपने आप आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत समीर, होता है। हाँ, इस बारे में पहले बात हम कर चुके हैं कुछ हमारे साथियों के साथ, कि शायद हमें एक कार्यक्रम की जरूरत है या किसी ट्रेनिंग की, जिसमें समीर आप मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस थोड़े हमारे साथियों को बताएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पतले तो हो जाते हैं, मगर हमारी मसल्स नहीं बिल्ड होती हैं। तो हम पतले तो लगते हैं, मगर हमारे अंदर बॉडी में कई बार स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो समीर, उस पे ये मैं लिख लेती हूँ कि इसके ऊपर ठीक है, ठीक हमें है। शायद करना जरूरी भी है, बहुत तो बहुत इस पे आसान है हम मेरे ख्याल कार्यक्रम में। बनाएंगे। बहुत आसान है मेरे ख्याल में। और हाँ, हम उसके बारे, असल में जो प्रिंसिपल है लाल बहादुर जी, वो आप कोई से भी एक्सरसाइज कर दे, एज लॉन्ग एज यू कैन, यू डू टिल फेलियर। यानी मान लीजिए मैं प्रेसअप्स कर रहा, कुछ लोग कहते हैं कि 5 करो, 10 करो, मैं कहता हूँ कि जितना कर सकते करो, और जब फेल हो जाए तब आपका सही है,
समझे? और जी एक जी बार हफ्ते में या 2 बार हफ्ते में, उससे ज्यादा नहीं। मसल बिल्ड करने का यही तरीका है। जी, ठीक ओके, है, शुक्रिया। हाँ, और कोई हमारे साथी बोलना चाहेंगे? अगर नहीं तो फिर हम कार्यक्रम का अंत करते हैं। जी, तो ये 1.5 घंटे हमारा कार्यक्रम चला है और मैं इस बात को देखकर खुश हूं कि जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो एक प्रायोरिटी दी, उन्होंने उसको प्राथमिकता दी, इसीलिए वो इस कार्यक्रम में आए, उन्होंने समय बिताया। तो ये एक पहला स्टेप है अपने को बेहतर बनाने का, कि हमने कम से कम वो समय निकाला कि हम अपनी मानसिक जो हमारी स्थिति है, जो हमारी हेल्थ है, उस पे हम इन्वेस्ट करने को तैयार है, उस पे हम समय लगाने को तैयार है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं यहाँ पर आए सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगी कि ये समय आपने निकाला, आप आए। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है ये फेसबुक लाइव पर है, तो अभी कुछ दिन रहेगा। तो अगर आपके कोई मित्र हैं जिनको इसको देखने से फायदा हो, तो आप उन्हें जरूर ये फेसबुक लिंक भेज दें। आप गुड थिंग्स हैपन टू पे अगर जाएंगे तो गुड थिंग्स हैपन टू पे आपको ये मिल जाएगी कि आप ये जो लिंक होती है ऊपर वो दिख जाएगी, आप उसको शेयर कर सकते हैं। पीस विजिल का जो पेज है फेसबुक का, उस पर भी ये उपलब्ध रहेगा कुछ दिन। उसके बाद हम इसको रिपीट करेंगे कुछ टाइम बाद इस वर्कशॉप को, तो उसमें अगर आप बुलाना चाहें अपने साथियों को तो बुलाएं। मैं आपको एक ईमेल भेजूंगी फॉलो अप एक दो दिन में। और इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक आपके हेल्थ के क्वेश्चन है, हमारे जो साथी हैं वो भेज सकते हैं हमें। ये याद रहे कि जो है बहुत डिटेल में बार बार आंसर करना तो मुश्किल होगा स्पेसिफिक हेल्थ के क्वेश्चंस को, पर अगर आपके कोई मोटा मोटी कोई ऐसी चीजें नहीं आपको क्लैरिफाई हुआ, या आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसके बारे में आप समीर से बात करना चाहें, तो आप हमें ईमेल भेज दें, Shirin SHIRIN @peacevigil.net। तो ये आपको सबको मैंने ईमेल भेजी भी है एक, आप अपने इनबॉक्स में देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम का अंत करती हूँ और आशा है कि आपका जो आने वाला समय है उसमें आप ज्यादा जागरूक रहेंगे अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, और जो टिप्स आज आपको मिली है उससे आपको फायदा होगा। तो आप सबको शुभ रात्रि और आराम से आप सोएं, जल्दी सो जाएं बिना कंप्यूटर बिना फोन को इस्तेमाल किए। कम से कम आधे पौने या 1 घंटे तक उससे पहले, सोने से पहले उसको कोशिश करें जो समीर ने बताया है। और हम सभी को मेंटल हेल्थ हमारी सशक्त हो, इसी आशा के साथ आप सभी को बाय बाय।